तुम लोग एक बात पता है, एक स्टडी में जब 90 साल के ऊपर के लोगों से पूछा गया कि उनके लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है, तो उनके जवाब कुछ ऐसे थे कि मैं उस इंसान से अपने दिल की बात नहीं बता पाया जिसे पसंद करता था। कोई कहा मुझे अपने आसपास के लोगों को और बेहतर समझना था। किसी ने कहा मैं अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाया। ठीक ऐसे ही कहानी आज की होने वाली है। एक आम सा लड़का नात्सुमी जिसके पास अब फ्री टाइम है और ऐसे फ्री टाइम में लोगों का टैलेंट बन जाता है ओवर थिंकिंग। आज उसके पास एंटरटेनमेंट का बहुत सारा साधन है। इसके बावजूद वो डिसाइड करता है एक पुराना मेलो ड्रामा दोबारा देखने का, और जैसे ही वो उसे खत्म करता है, खुश फील करने के बजाय वो उन लोगों से एक सवाल पूछता है जो मूवीज या सीरीज दोबारा देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या मजा आता है तुम्हें तब जब अगर तुम्हें पहले से ही पता है कि क्या होने वाला है। पर यही चीज तो कमाल की बात है कि आगे क्या होने वाला है इसे जानने की वो वैल्यू। इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए बार बार टाइम ट्रेवल करता है और नात्सुमी को यहाँ कुछ समझ आता है कि रिजल्ट को जानना तुम्हें हर बार वो ताकत देता है जिससे हम अपनी पुरानी गलतियों से बच सकते हैं या कम से कम रिग्रेट कम कर सकते हैं। हाँ, रात के 2 बजे उसे ये थॉट्स आते हैं और वो अपनी खुद की जिंदगी को दोबारा देखने लगता है। खासकर वो उसके हाई स्कूल के खराब साल। तब उसने आउट गोइंग बनाने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था। उसकी स्कूल लाइफ बहुत बेकार थी, जहाँ कोई हाइलाइट्स नहीं, कोई स्पार्क नहीं, बस एक खामोशी वाली डिसअपॉइंटमेंट। अब उसके पास एक स्टेबल जॉब और ठीक ठाक फ्यूचर होने के बावजूद वो उन रिग्रेट्स को छोड़ ही नहीं पा रहा। खासकर वो याद करता है जब उसने एक लड़की हिकारी को प्रपोज किया और स्कूल बिल्डिंग के पीछे उसने पोलाइटली मना कर दिया। एक रात तारे भरे आसमान के नीचे वो एक सिंपल सा विश करता है अपने टीनेज ईयर्स को दोबारा जीने का, और किसी तरह राइटर उसकी बात सुन लेता है। अगले ही पल वो खुद को जवान देखता है, जैसे कि कोई रीसेट बटन दब गया हो। कंफ्यूज्ड और थोड़ा घबराया हुआ था और अपनी मेंटल स्टेट पर सवाल उठाते हुए वो डेट चेक करता है और हाँ, वो सही में 7 साल पीछे टाइम में चला आया है। थोड़ी देर सोचने के बाद कि ये क्या हो रहा है, नात्सुमी डिसाइड करता है कि वो अब इस मौके को बर्बाद नहीं करेगा। ये दूसरा चांस था, ना कोई बहाना और अब ना ही कोई पछतावा। वो अपनी कहानी दोबारा लिखेगा। सबसे पहले तो वो शुरू करता है अच्छा दिखना, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो, दिल दिखता किसका है। वो वर्कआउट करता है, अपनी अपीयरेंस ठीक करता है, सारी पुरानी खराब आदतों को छोड़ता है और महज 1 महीने में ही वो ऐसा इंसान बन के उभरता है कि पहचान में ही नहीं आता। यहाँ तक कि उसकी बहन भी बोलती है कि अबे तू कौन है और मेरे भाई के सर के साथ क्या किया तूने। फिर जल्दी ही वो अपनी बचपन की दोस्त मियोरी से मिलता है, जो भी उसके ट्रांसफॉर्मेशन से शॉक्ड होती है पर साथ ही में इम्प्रेस भी थी। वो थोड़ा बात करते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं वही पुराने दिनों की तरह, और नात्सुमी रियलाइज करता है कि ये वही शाम है जहाँ से वो फिर से सेम हाई स्कूल में जाने वाले हैं। पर इस बार चीजें अलग फील होती हैं। स्कूल के पहले ही दिन नात्सुमी एक बिल्कुल नई वाइब के साथ अंदर आता है और लोग नोटिस करते हैं, खास करके लड़कियां। वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर तो अभी भी वही ऑकवर्ड लड़का बैठा है, पर वो ये भी नोटिस करता है कि ये अपग्रेड काम कर रहा है। फिर वो हिकारी को फिर से देखता है, वहीं पेड़ों के नीचे खड़ी हुई, बिल्कुल पहले की तरह, और इस बार वो रिजल्ट बदलने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड है। वो क्लासमेट्स के एक ग्रुप से मिलता है, एक एनर्जेटिक लड़की यूदा, रे और एक बंदा तात्सुया। कमाल की बात यह है कि तात्सुया वही लड़का है जो पिछली लाइफ में भी उससे टकराया था, पर इस बार एक बिल्कुल अलग एनर्जी है। वो बात करते हैं, मजाक करते हैं और किसी तरह नात्सुमी भी उनके साथ फिट होना शुरू हो जाता है। पर चीजें तो तब क्योटिक हो जाती हैं जब यूदा तुरंत हिकारी से चिपक जाती है, उसे क्यूट बोलती है और उसे अपनी दोस्त बुलाती है। पता चलता है कि हिकारी तो हमेशा से पॉपुलर ब्यूटी रही है, जिससे उसे इस तरह की अटेंशन की आदत है। इसी बीच नात्सुमी ये सब होते हुए देखता है और एक इम्पोर्टेंट बात उसे समझ आती है कि सबके पास पहले से ही अपने अपने सर्कल्स हैं, अपनी अपनी हिस्ट्री है, और वो वही लैक किया था। अभी भी वो अकेला ही है, पर अब वो फिर से शुरू कर सकता है। इस बार वो तैयार है। एक बार के लिए कॉन्फिडेंट एक्ट करने की कोशिश करते हुए नात्सुमी आखिर एक स्टेप लेता है और अपना इंट्रोडक्शन ठीक से देता है। पर इस नए शुरुआत के साथ भी उसके दिमाग में एक छोटी सी आवाज गूंज रही थी कि क्या वो यहाँ पूरी तरह से बिलोंग करता है। तभी यूनो और हिकारी चीजें उसके लिए आसान बना देती हैं, खुद का भी इंट्रोडक्शन दे करके। यूनो तुरंत डिसाइड करती है कि वो सभी अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाएंगे और हिकारी के बारे में बताना शुरू कर देती है, जैसे नात्सुमी को तो कोई चीट कोड ही पता चल गया हो। उसे अब हिकारी की हॉबीज, उसकी पर्सनालिटी सब कुछ समझ आ जाती है। हिकारी बस एक शांत जिंदगी चाहती है और कैजुअली खुद को इतनी सुंदर होने से मना भी करती है, जैसे उसके पहले घर में केतु बैठा हो। खैर, जिसे ऑब्वियसली कोई नहीं मानता, और नात्सुमी भी गलती से कुछ ऐसा बोल देता है कि जैसे वो पहले ही फ्यूचर देख चुका हो। पॉइंट करता है कि वो बहुत ही सुंदर है। ये एक लाइन एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही हिट करती है
और हिकारी लाल हो जाती है। फिर उसका शुक्रिया करती है, जबकि नात्सुमी तो तुरंत अब पैनिक कर जाता है, सोचता है कि कहीं भारी मिस्टेक तो नहीं हो गया। यूनो बीच में आकर के मोमेंट बचा लेती है और हिकारी को चिढ़ाते हुए बोलती है कि वो ऐसे किसी और के कॉम्प्लीमेंट पे तो नहीं शर्माती, और हिकारी उसे मुंह बंद करने को बोलती है। फिर नात्सुमी की तरफ मुस्कुराती है। फिर होता है एक टेरिफाइंग क्लासरूम इंट्रोडक्शन। नात्सुमी को याद आता है कि पिछली बार उसने ये चीज कितना खराब कर दिया था। ओवर द टॉप पोजेज, क्रिंजेस वाले लाइंस, बुक्स और मूवीज से प्यार के बारे में वो बक बक, और लेजेंडरी मेन 100 दोस्त बनाना चाहता हूँ वाला स्पीच। पूरी क्लास स्टंट तो थी, पर अच्छे तरीके से नहीं, लेकिन इस बार वो नॉर्मल रखता है। क्लास के बाद यूदा उसे ग्रुप के साथ हैंग आउट करने के लिए पूछती है और नात्सुमी तुरंत मान जाता है, क्योंकि यही तो उसे करना है। हिकारी जाती है लिटरेचर क्लब, जहां सिर्फ उसकी प्रेजेंस से ही मेंबर्स के बीच एक ब्लशिंग भरा एनवायरनमेंट आ जाता है। नात्सुमी ये सब हैरान होकर के देखता है, समझता है कि वो कितनी आसानी से सोशल सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है। फिर वो स्पोर्ट्स क्लब की तरफ बढ़ते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल, वही एक क्योटिक भरा माहौल। यूदा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, बीच सेंटेंस में खुद के दोनों बास्केटबॉल को भी रोस्ट कर देती है, और इसी तरह जितना ज्यादा बोलती है उतना ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। और इधर तात्सुया को भी उसकी मर्जी के खिलाफ ही बास्केटबॉल प्रैक्टिस में खींच लिया जाता है। अब इस सब के बीच नात्सुमी फिर से मियोरी से मिलता है। वो नोटिस करती है कि वो कितना बेटर कर रहा है और उसे चुपचाप अप्रूवल में सर हिला करके सिग्नल देती है। फिर मियोरी कैजुअली मानती है कि रे हैंडसम बंदा है, और जाने से पहले वो नात्सुमी के कान में कहती है कि उसका हाई स्कूल डेब्यू बहुत अच्छा जा रहा है, और उससे रे के लिए दलाली करने को कहती है। बदले में वो उसकी मिशन में उसकी मदद करेगी। एक हफ्ते बाद ग्रुप के प्लान्स में छोटा सा प्रॉब्लम आता है। जब यूदा की बास्केटबॉल प्रैक्टिस कैंसिल हो जाती है, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब उस टाइम पे सब साथ में हैंग आउट करें, जो शुरू तो होता है एक गर्ल्स आउटिंग के रूप में, लेकिन जल्द ही बदल जाता है पूरे ग्रुप इवेंट में, जब तात्सुया खुद को इनवाइट करने बोलता है। और सरप्राइजिंगली हिकारी मान जाती है, सोचती है कि इस तरह वो ज्यादा फन कर पाएंगे, और सब फिर सैटरडे के लिए टाइम फिक्स कर लेते हैं। स्कूल के बाद नात्सुमी नोटिस करता है कि हिकारी अकेली घर जा रही है और अपना चांस लेता है। वो कैजुअली सजेस्ट करता है कि वो साथ चलें, और वो मान जाती है। जैसे जैसे वो चलते हैं, वो क्लब्स, शेड्यूल्स और अपने वीकेंड प्लान्स के बारे में बात करते हैं। तभी रियलाइज करते हैं कि उन्होंने तो सैटरडे को तो एक्चुअली कुछ प्लान ही नहीं किया। नात्सुमी सजेस्ट करता है कि इसके लिए एक ग्रुप चैट बनाया जाए। हिकारी मान जाती है और उसे एक नाम के लिए पूछती है। बिना झिझक के वो सजेस्ट करता है कि हिकारी फैन क्लब, जिससे वो तुरंत ऑब्वियस रीजन की वजह से मना कर देती है। आखिर में वो उसके नाम नात्सुमी कुन फैमिली रखती है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। चीजें तो और जल्दी जल्दी बढ़ती हुई महसूस होने लगती हैं जब हिकारी उसकी फोटो खींच करके उसे ग्रुप आइकन ही बना देती है। पर नात्सुमी भी कहाँ इस बार पीछे रहने वाला है, वो भी उसकी एक फोटो ले लेता है। दोनों के बीच थोड़ी सी तू मैं होती है, और इसके बाद हिकारी सेटल करती है कि दोनों की एक सेल्फी लेकर के पोस्ट करेंगे। और जैसे ही ये फोटो लगता है, यूनो चैट में ज्वाइन करती है और दोनों पे फ्लर्ट करने का इल्जाम लगाती है, जिससे हिकारी पूरी तरह एम्बेरस्ड हो जाती है। वहीं नात्सुमी तो बस उस फोटो को देखे जा रहा था, जैसे कि वो उसकी अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो। वीकेंड आउटिंग के पहले नात्सुमी एक नई प्रॉब्लम फेस करता है। उसे फैशन सेंस का बिल्कुल समझ नहीं है। वो अपने यूजुअल ट्रैक सूट में ही आता है और तुरंत मियोरी उसका मजाक उड़ाती है, पर वो इसमें उसकी मदद मांगता है और बदले में वो उसके लिए रे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढने में मदद करवाएगा। अब इस वजह से वो मान जाती है और उसके लिए शॉपिंग ट्रिप करने का प्लान करती है। नात्सुमी आखिरकार ठीक ठाक दिखने लगता है और वो दोनों पार्टनर्स इन क्राइम का डील बना लेते हैं कि वो उसकी सोशल लाइफ में मदद करेगी और वो उसकी रोमांस मिशन में मदद करेगा। आउटिंग के दिन सब स्टाइलिस्ट होकर के आते हैं, नात्सुमी भी। हिकारी उसकी आउटफिट की तारीफ करती है, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो भी उसके आउटफिट को कूल बोलता है, जो सुनना उसे क्यूट सुनने से तो ज्यादा ही पसंद है। और ये नात्सुमी के लिए एक छोटी सी जीत होती है। स्पोर्ट्स सेंटर में भीड़ भाड़ एज यूजुअल ही होता है, पर यूदा तो एनर्जेटिक रहती है। रे टेबल टेनिस खेलने का चूज करता है और हिकारी कॉन्फिडेंटली क्लेम करती है कि वो सभी को देखेगी ही, क्योंकि वो एक्टिविटी से भागती है। और तभी तात्सुया उसे इस बात पर ही चैलेंज कर देता है। यूदा उसे डिफेंड करने के लिए बीच में आती है कि आ जाना, मुझसे भिड़ ले। नात्सुमी भी इस मोमेंट का यूज करता है और हिकारी को कुछ कैजुअल ट्राई करने को इनवाइट करता है। वो मान जाती है और गेम कैजुअल रहता है, जहाँ यूनो हिकारी को चीयर करती है और रे नात्सुमी को सपोर्ट करता है। नात्सुमी सजेस्ट करता है कि इसे हम एक टूर्नामेंट की तरह आगे बढ़ाएंगे, पर हिकारी बार बार शॉट मिस करती रहती है, जिससे ये मैच तो वन साइडेड नात्सुमी जीत जाता है। और यूनो सीधा बोल देती है कि हिकारी के स्किल्स तो स्पोर्ट्स में कितने खराब हैं। लड़के एक एक करके सारे अर्ली राउंड्स जीत जाते हैं। फिर नात्सुमी वर्सेस रे सेमीफाइनल होता है। रे जीत जाता है और बाद में तात्सुया को फिर से एक क्लोज मैच में वो उसे हरा देता है।
तात्सुया इससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तुरंत स्पोर्ट्स चेंज करने की डिमांड रखता है। हाँ, ये वही लोग हैं जो कुछ भी होता है तो खेलेगा फ्री फायर करते हैं। युदा कहती है कि उसे थोड़ा कूल होने दो, पर हिकारी चिंता करती है। रे और यूनो समझाते हैं कि जो सच्चे दोस्त होते हैं उन्हें बार बार तेल लगाने की जरूरत नहीं होती। ये चीज नात्सुमी को सरप्राइज करता है क्योंकि उसने दोस्तों में कभी ऐसा बॉन्ड पहले कभी नहीं देखा। वो साथ में रेस्ट करते हैं अपनी दोस्ती सेलिब्रेट करते हुए। हिकारी युदा को हेड पैड्स देती है तो यूनो भी ज्वाइन करती है उसे चिढ़ाते हुए, और इधर लड़के एक दूसरे की तारीफ करते हैं। तात्सुया घूम घाम करके वापस आ गया था और नात्सुमी के फिजिक की तारीफ करता है, और फिजिक का बात उठना जाहिर सी बात है चीजों को ऑकवर्ड बना देता है। नात्सुमी फिर मानता है कि उसे जॉब चाहिए क्योंकि आखिर कब तक वो नाभि से रुई निकाल कर बेचेगा। यूनो उसे कैफे मार्स सजेस्ट करती है और उसे वहां अपने साथ इनवाइट करती है। हिकारी इससे चुप हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि यूनो वहां काम करती है, पर यूनो कहती है कि वो उसे बाद में बताने ही वाली थी। नात्सुमी थोड़ी देर के लिए यूनो की काइंडनेस को इंटरेस्ट समझ लेता है, पर रियलाइज करता है कि वो गलत था। बाद में रे अलग से नात्सुमी से मिलता है और नोटिस करता है कि वो तात्सुया के साथ अकेला रहने से बचता क्यों है। नात्सुमी मानता है कि ये दरअसल उसके पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से है, तात्सुया की वजह से नहीं, और रे से कहता है कि वो इसे सीक्रेट रखे, और रे मान जाता है। ग्रुप के पास वापस आने पे इधर बास्केटबॉल शुरू था। नात्सुमी की पुरानी टीम लाइफ, वही यादें ट्रिगर होती हैं। रे उसे बॉल पास करता है और वो लगातार शॉट्स डाल करके सबको हैरान कर देता है। युदा उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर नात्सुमी मना कर देता है क्योंकि टीम प्ले को लेकर के वो श्योर नहीं है। तात्सुया चुपचाप देखता रहता है उसे जब नात्सुमी अपने पास्ट, टैलेंट और फ्यूचर इन सब की बातें कर रहा था। अचानक से वो कहता है, चला फिर 1v1 करते हैं 3 पॉइंट्स तक। नात्सुमी मान जाता है। फिर गेम और तात्सुया के डर दोनों का सामना करता है। वो पहला पॉइंट लेता है, तात्सुया जवाब देता है और वो आगे पीछे स्कोर करते रहते हैं जब तक तात्सुया सीरियस प्ले के साथ टाई नहीं कर देता। फाइनल मोमेंट में नात्सुमी अपने डर को पार करता है, समझता है कि स्किल नहीं बल्कि तात्सुया की प्रेजेंस उसे डरा रही थी। वो शॉट लेता है और विनिंग पॉइंट स्कोर करता है। नात्सुमी जीत गया था और तात्सुया वहीं थक के गिर गया था। युदा जोर से सेलिब्रेट करती है और नात्सुमी ऑकवर्डली थैंक्स बोलता है, ये समझाते हुए कि अरे ये तो सिर्फ एक गेम था। तभी तात्सुया फिर से उठता है, पर गुस्से की जगह वो रिस्पेक्ट दिखाता है। अगले दिन नात्सुमी एक कैफे में काम कर रहा था और सच में लौंडा क्या कमाल कमाल का व्यंजन बनाता है। एक और कोवर्कर उसकी तारीफ करना बंद ही नहीं कर पा रही थी। हैरान होती है कि ये सही में तुम्हारी पहली जॉब है। यूनो भी जिसने उसे काम पे लगवाया था वो भी स्टंड थी क्योंकि उसे तो पूरा 1 महीना लगा था सीखने में, और नात्सुमी ने ये सारा कुछ सिर्फ 2 दिन में सीख लिया। सच जो किसी को नहीं पता वो ये था कि वो पहले भी एक ऐसे ही सिमिलर इन्वायरमेंट में काम कर चुका है पिछली लाइफ में, और खुद से उसे कुकिंग भी करनी पड़ती थी। तो ये लेवल कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आया है। बाद में तात्सुया, युदा और रे भी कैफे में मिलने आते हैं। आते ही नात्सुमी उन्हें देख करके ज्यादा खुश नहीं लगता, पर यूनो उनका वार्मली वेलकम करती है। नात्सुमी सीधा पूछ लेता है कि क्या वो सिर्फ उसे परेशान करने आए हैं, क्योंकि स्कूल में उन्हें वो ऐसे देखने को नहीं मिलता होगा ना। युदा थोड़ा माहौल हल्का करने की कोशिश करती है उससे ये पूछ करके कि क्या वो सच में खुश नहीं होता जब वो सब साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो। और नात्सुमी मुश्किल से मानता है कि हाँ वो होता है। युदा इस पर कहती है कि बस वो लोगों को महसूस करवाती है कि साथ होना कितनी अच्छी बात है। जल्दी ही वो फोटोज लेने पर जोर देती है और आखिर में सबकी एक फोटो ले लेती है जिसे वो ग्रुप चैट में भेज दी थी। और अब इससे हिकारी थोड़ा लेफ्ट आउट महसूस करती है क्योंकि वो उनके साथ ज्वाइन नहीं कर पाई। अब चूंकि नात्सुमी कुकिंग कर रहा था, ग्रुप डिसाइड करता है कि उसकी स्किल को टेस्ट किया जाए खाना ऑर्डर करके, और वो पूरी तरह से उन्हें हैरान कर देता है। डिशेस दिखने में तो कमाल थी ही, साथ ही टेस्ट तो उससे भी ज्यादा अच्छा था। युदा इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो लिटरली चमक उठी थी, जबकि रे और तात्सुया भी उतने ही इम्प्रेस्ड होते हैं, बोलते हुए कि उसकी कुकिंग तो पहले से भी बेटर लग रही है। चीजें थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती हैं जब युदा तात्सुया से कहती है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाए, पर वो थोड़ा घबरा जाता है और मना कर देता है कि चुपचाप खुद से खाओ। जल्दी ही मिड टर्म्स पास आने लगते हैं और पैनिक शुरू हो जाता है। युदा खास करके बिल्कुल भी तैयार नहीं थी क्योंकि ये लड़की पढ़ने के अलावा स्कूल में सभी तरह की हरकतें करती है, पर फेल होने का मतलब था दोबारा एग्जाम्स देना और शायद क्लब एक्टिविटी से भी निकाल दिया जाएगा, तो वो थोड़ी सीरियस हो जाती है। तात्सुया अपना प्लान बताता है कि वो एग्जाम से पहले बस कुंजिका को हल्का सा देख लेगा, जो जाहिर सी बात है कि काम तो नहीं आने वाली। तो रे सजेस्ट करता है कि हम एक प्रॉपर स्टडी सेशन बनाते हैं। वो सब पढ़ने के लिए इकट्ठा होते हैं और पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है वो पढ़ें। नात्सुमी युदा को स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक टॉपिक समझाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो कितनी डफर है। हिकारी भी चुपचाप स्ट्रगल कर रही होती है तो वो उसकी भी मदद करता है और उसका उसे धीरे से थैंक यू बोलना
उसके अंदर अनएक्सपेक्टेड घबराहट को जन्म दे देता है। युदा इसी बीच उसका नॉलेज टेस्ट करती है, पर आखिर में ये साबित कर देती है कि उसे सीरियस मदद की जरूरत है। उस दिन से ग्रुप फिर रोज स्कूल के बाद साथ में पढ़ना शुरू कर देता है। तात्सुया अपने ग्रेड्स को लेकर के स्ट्रेस्ड लगता है। फेल होने से ज्यादा उसे इस बात की चिंता है कि उसे क्लब से न हटा दिया जाए। युदा भी उसकी बात से एग्री करती है और कहती है वीकेंड्स पर भी पढ़ते हैं और ड्रिंक्स लाने का भी ऑफर करती है। हालांकि सब उसकी ये एक्स्ट्रा मेहनत को मना कर देते हैं। इसी बीच तात्सुया प्राइवेट में नात्सुमी से पूछता है कि क्या उसे युदा पसंद है, पर नात्सुमी ईमानदारी से बोलता है कि उसे हिकारी पसंद है, जिससे तुरंत तात्सुया को रिलीफ मिलता है। नात्सुमी फिर उसे पूछने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों पूछा, पर वो सवाल को टाल देता है। सीन शिफ्ट होता है एक और स्टडी वाले दिन। मियोरी भी इनके साथ आ जाती है और युदा पहले ही उसके लिए नात्सुमी के पास एक सीट खाली रखी थी, क्योंकि वो जानती है कि दोनों बचपन के दोस्त हैं। मियोरी चुपचाप सब ऑब्जर्व करती है और जब नात्सुमी एक नोटबुक निकालता है जो उसने खास करके युदा के लिए बनाई थी, सब कुछ उसके लिए सिंपल बना करके, ये दिखाता है कि उसने कितनी मेहनत की है बिना सोए हुए। युदा इसे टच्ड होकर के प्रॉमिस करती है कि वो अब पक्का मेहनत से पढ़ेगी ताकि उसकी मेहनत बेकार न जाए। मियोरी मौका लेकर के नात्सुमी को चुपचाप साइड में ले जाती है और उससे कुछ पूछती है, पर वो ठीक से जवाब दे उससे पहले ही वो लगभग अपना सीक्रेट यहाँ उगल ही देता है, पर वो उसके टांग पर मारती है और उसके लात खाने के बाद वो चुप हो जाता है। फिर वो उसे एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि आजकल युदा उसके बारे में लगातार बात कर रही है और क्लियरली उस पर काफी फिदा सी लगती है। अपने टिपिकल मियोरी स्टाइल में वो उन्हें कपल बनाने में मदद करने का भी ऑफर करती है। नात्सुमी अब सोच में पड़ जाता है कि ये हिकारी के सामने क्या बोले जा रही है, पर वो प्रोसेस करे उससे पहले ही युदा अचानक से आ जाती है और पूछती है वो किस बारे में बात कर रहे हैं। नात्सुमी जल्दी से बात को संभाल लेता है, बोलते हुए कि वो उसके गेमिंग स्किल के बारे में ही बात कर रहे थे। बाद में ट्रेन से घर जाते वक्त एक टाइम पर नात्सुमी और मियोरी बस रह जाते हैं, जो कैजुअली उसे बताती है कि वो देख रही है कि उसकी हाई स्कूल लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। और नात्सुमी समझाता है कि वो बस अपने बोरिंग पास्ट को दोबारा जीना चाहता था और उसे थोड़ा ज्यादा लिवलीहुड बनाना चाहता था। मियोरी उसकी बातों को हंसकर टाल देती है, पर फिर अचानक सीरियस हो जाती है और उसे बताती है कि उसके रास्ते में एक रुकावट है जिसे उसने अभी तक नोटिस नहीं किया। जब वो पूछता है कि क्या है वो, तो वो कहती है इस चीज को वो खुद ही फिगर आउट करे, और अब ये बात उसके दिमाग में रह जाती है। घर पर हिकारी उसे कॉल करती है पूछने के लिए कि क्या उसने नोटिस किया कि तात्सुया आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। नात्सुमी उसे हल्के तरीके से बोलता है कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगले दिन एग्जाम्स शुरू होने वाले होते हैं और तात्सुया नात्सुमी को कोल्ड वे में ग्रीट करता है। क्लियरली अच्छे मूड में नहीं होता। एग्जाम्स के स्ट्रेसफुल वीकेंड्स खत्म हो जाते हैं और सब फाइनली रिलैक्स करते हैं और करियोकी जाते हैं। नात्सुमी एक्साइटेड होता है, पर थोड़ा नर्वस भी, क्योंकि ये उसका पहली बार दोस्तों के साथ गाना गाने का हैंगआउट है। युदा तुरंत उसे अपने साथ गाने के लिए खींच लेती है और हैरानी की बात होती है कि उसका म्यूजिक टेस्ट बिल्कुल मैच करता है। वो साथ में गाते हैं और नात्सुमी का परफॉर्मेंस सबको हैरान कर देता है। वो इतनी फीलिंग्स के साथ गाता है कि रूम एक पल के लिए बिल्कुल शांत सा हो गया था। फिर खत्म होने पर जोरदार तालियों से सन्नाटा खत्म होता है, पर तात्सुया बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो तो अचानक फट पड़ता है और टेबल पर जोर से हाथ मार करके बाहर निकल जाता है। नात्सुमी उसके पीछे जाता है कि क्या बात है, उसे बात करने की कोशिश करता है, पर तात्सुया तो टूट जाता है। बोलता है कि वो उसके सामने बिल्कुल बेकार सा महसूस क्यों करता है, उसकी स्किल्स, उसका टैलेंट, सब कुछ देखने के बाद। फिर वो कहता है कि भूल जा जो भी मैंने कहा। तभी रे आता है जो शांति से उनकी बात सुन लिया था और सच बताता है कि तात्सुया सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो जेलस भी है, खास करके क्योंकि नात्सुमी जो भी करता है वो युदा को उसके और करीब ले आ रहा है। नात्सुमी ये सुनकर के चौंक जाता है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वो तो एक्चुअली तात्सुया को एडमायर करता था और बस उसकी दोस्ती चाहता है। वो उसे हर्ट करेगा उसने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम साफ दिख रही थी कि वो ये क्यों नहीं समझ पाया कि तात्सुया युदा से प्यार करता है, और यही लोगों के इमोशंस को ना समझना उसकी अब तक की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। समय बीतने लगता है और कुछ टाइम के लिए नात्सुमी की हाई स्कूल लाइफ एक सपने जैसे लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने चाहा था, एक डल और फीकी पड़ी हुई टीनेज लाइफ में रंगों का बरसात हो जाना। पर फिर तात्सुया के एक डिसीजन से सब खराब होने लगा। जब वो स्कूल आता है तो वो किसी को भी ग्रीट नहीं करता, किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके बिना फिर पूरा फ्रेंड सर्कल धीरे धीरे टूटने लगता है। वो याद करता है कि वो दिन काफी खराब थे और वो वापस उन्हीं दिनों में नहीं जाना चाहता जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। बाद में वो और युदा क्लास रैंकिंग चेक करते हैं। नात्सुमी आराम से नंबर 1 पर बैठा होता है, जबकि युदा मुश्किल से 110वां रैंक लाई थी, बस इतना कि वो क्लब में बनी रहे। पास में ही कुछ लड़कियां नात्सुमी के बारे में धीरे धीरे बात कर रही होती हैं, उसे स्मार्ट और परफेक्ट बोल रही होती हैं, लेकिन उसके सामने नहीं बोल पाती।
और युदा क्लियरली उसे होपफुल फील करवाने के लिए सैटरडे को हैंग आउट करने के लिए पूछती है, पर नात्सुमी तुरंत मना कर देता है जब उसे तात्सुया की जेलसी वाली बात याद आती है। ये सब अब उसे हैंडल करना बहुत हैवी लगने लगता है। घर जाते वक्त अचानक तेज बारिश शुरू हो गई थी। नात्सुमी जरा भी रिएक्ट नहीं करता, वो वैसे ही भीगते हुए बारिश में चलने लगता है जैसे कि वो ऐसे ही जीना बिलोंग करता है। चुपचाप ये रिग्रेट करता हुआ कि उसने कभी बेटर लाइफ के लिए वो विश ही क्यों किया। तभी अचानक से कहीं से एक छाता उसके ऊपर आ जाता है। ये मियोरी थी। वो समझ गई थी कि कुछ तो गलत हो रहा है उसके साथ और उसके लिए वहां रुकना चाहती थी। नात्सुमी लेकिन किसी की हेल्प लेने के मूड में नहीं था। वो उसे इग्नोर करता हुआ उसके छाते से निकल के चलने लगता है, पर मियोरी गिव अप नहीं करती और वो उसका बैग उठा लेती है। उसके साथ चलते रहती है जैसे कोई चाइल्डहुड फ्रेंड करती है। वो लगातार उसे पुश करती रहती है, समझने की कोशिश करती है कि आखिर क्या बात है। वो उसे उनकी प्रॉमिस भी याद दिलाती है कि वो साथ में हाई स्कूल लाइफ को कलरफुल बनाएंगे, पर नात्सुमी पहले ही हार मान चुका होता है। वो उसे बोलता है कि वो उस प्रॉमिस को भूल जाए, उसे अब इस चीज की जरूरत नहीं है। बाद में अपने घर पर नात्सुमी अपने रूम में जाता है और देखता है कि मियोरी उसके बेड पर तो ऐसे आराम से बैठी है जैसे वही इस जगह की मालकिन हो। आखिर में बात सीरियस हो जाती है। वो कहती है कि उसने अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस स्किप की सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो आलसी थी, बल्कि क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहती है। और युदा भी आजकल थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है, मुझे समझ नहीं आया क्यों। तो नेचुरली मैं सीधा इस चीज के सोर्स के पास आई, तुम्हारे पास। नात्सुमी कहता है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, पर मियोरी नहीं जाती। वो वहीं रुकी रहती है, उसे प्यार से कंसोल करती रहती है जैसे वो बचपन से करती आई है। ये चीज नात्सुमी को लगभग तोड़ देता है, पर वो खुद को कंट्रोल कर कहता है कि वो अब उससे इस तरह का कंफर्ट नहीं चाहता। ये उसे तकलीफ देता है, खासकर क्योंकि वो हमेशा उसके लिए प्रेजेंट रही है, उसके सबसे बुरे दिनों में भी। फिर भी मियोरी पीछे नहीं हटती। वो उसे सामने से बोलती है कि वो ये एक्टिंग करना बंद करे और बस जैसा है वैसा रहे, क्योंकि वो उसे बहुत बेहतर तरीके से जानती है। और आखिरकार नात्सुमी रोना शुरू कर देता है। अगले दिन माहौल काफी टेंस था। नात्सुमी सीधा तात्सुया के पास आता है और उसे प्राइवेटली बात के लिए छत पर ले आता है। तात्सुया उससे डिस्टेंस बनाना चाहता था, सोचता हुआ कि यही बेटर है, पर नात्सुमी कहता है कि हम दोस्त है ना, और भागना किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं होता। फिर जब युदा का जिक्र आता है तो तात्सुया आखिर खुलकर बोलता है कि वो सालों से उससे प्यार करता था, पर नात्सुमी के सामने खुद को वो बेकार फील करता है क्योंकि उसकी नजरों में वो परफेक्ट है, हर चीज में बेटर, यहाँ तक कि बास्केटबॉल में भी, जो उसकी चीज होनी चाहिए थी। पर नात्सुमी तो यहाँ माफी मांगने नहीं आया था, क्योंकि सॉरी बोलना दुनिया में सबसे आसान काम है, मुश्किल तो सच बोलना है। वो तात्सुया को उसकी इनसिक्योरिटी और अंधापन मिटाने के लिए सीधा बोलता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। वो समझाता है कि उसके लिए भी कुछ भी आसान नहीं था, उसने इन सब चीजों के लिए मेहनत की है। और तात्सुया, तुम्हारे पास भी अपनी स्ट्रेंथ है, जैसे नेचुरली आउटिंग करना, आसानी से दोस्त बना लेना। फिर वो कुछ अनएक्सपेक्टेड कहता है अपने परफेक्ट इमेज को उसके आंखों में तोड़ने के लिए। वो तात्सुया को अपना फोन दिखाता है, शुरू करता है अपनी पुरानी फोटो से जब वो मोटा था। तात्सुया हिल जाता है, पर पूरी तरह कन्विंस नहीं होता जब तक वो स्वाइप नहीं किया था। और फिर उसकी गैलरी देखता है जो एनिमे लड़कियों से भरी हुई थी। हाँ, और अब उसकी परफेक्शन वाली इमेज तुरंत टूट जाती है। मजेदार बात यह है कि अब उसे कोई भी गहरा स्पीच की जरूरत नहीं है। तात्सुया को कन्विंस करने के लिए एक बेवकूफी सा डिटेल ही अब काफी था। नात्सुमी का असली साइड देख करके आखिर उसे सब समझ में आ गया। नात्सुमी मानता है कि वो भी तात्सुया को एडमायर करता था, और ये बात तो सीधा उसके दिल पर लगती है। पता चलता है कि जेलसी वाली आग तो दोनों तरफ लगी थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को एडमायर कर रहे थे। अब प्लान बहुत सिंपल पर पेनफुल है। तात्सुया को ग्रुप में वापस आना है और सेफ खेलना बंद करना है। उसे युदा के लिए आगे बढ़ना ही होगा। नात्सुमी उसे चैलेंज करता है युदा के लिए, हालांकि वो खुद भी उतना ही नर्वस है। थोड़ी मजाक मस्ती के बाद नात्सुमी आखिर एक्ट करना बंद करता है और सच बोलता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, बस एक ऑकवर्ड लड़का था जो पीछे से मेहनत कर रहा था। और अब उसकी यही ऑनेस्टी ने उनके बीच सब क्लियर कर दिया है। पर एक प्रॉब्लम तो अभी भी थी, तात्सुया वापस कैसे आएगा, क्या बोलेगा? नात्सुमी का जीनियस एडवाइस आता है कि बस सब सच बोल दे, पर चीजें तो और खराब हो गई। लड़कियों ने ग्रुप बना करके सब सुन लिया था, प्राइवेसी की माँ की आंख। युदा घबरा करके तात्सुया को सॉफ्टली फ्रेंड जोन कर देती है, और हाँ, ये दिल में सुइयां चुभा देता है। रे थोड़ा बहुत अपने समझदारी से चीजें सही करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरे लोग तो ड्रामा बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और नात्सुमी को और खुल के बात करने को बोल रहे थे। तभी तात्सुया खुद को संभाल मुंह खोलता है कि वो युदा के लिए गिव अप नहीं करेगा। और हैरानी की बात होती है कि इसका युदा पर बहुत तेज असर होता है। हैवी मूड धीरे धीरे हल्का हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कई दिनों की बारिश के बाद रेनबो देखने को मिला हो।
बाद में नात्सुमी मियोरी को उसके कैफे पर थैंक यू बोलता है, क्योंकि वही थी जिसने उसे टूटने से बचाया। उसके परफेक्ट और मेसी दोनों साइड्स को उसने एक्सेप्ट किए, पर वो रात तो युदा के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं था। वो अकेली बैठी हुई अब नात्सुमी के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कभी कभी सबसे पेनफुल फीलिंग शायद रिजेक्शन से भी बड़ी होती है, और वो ये कि किसी ऐसे इंसान के प्यार में पड़ना, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारा नहीं है। अगले दिन कैफे में शिफ्ट खत्म होने के बाद यूनो कैजुअली चल रहा गाना पहचान लेती है। नात्सुमी हैरान होता है कि वो ये सॉन्ग कैसे जानती है। इस पर वो बताती है कि वो क्लासिकल म्यूजिक ज्यादा सुनती है और सालों से उन पर पियानो भी बजाती है। नात्सुमी कहता है कि कूल, कभी परफॉर्म करे तो बताए मुझे भी, वो भी देखना चाहेगा। तभी मियोरी वहां आ जाती है, प्रैक्टिस से थकी हुई, और चुपचाप नात्सुमी के काम खत्म होने का वेट करने लगती है ताकि साथ में घर जा सके। उसकी ये वाइब समझ करके यूनो सीधा नात्सुमी से पूछती है कि क्या उसे मियोरी पसंद है। वो तुरंत मना कर देता है कि वो उसे उस तरह से नहीं पसंद करता, पर यूनो इस बात को नहीं मानती और कहती है कि जरा देखो तो, वो किसी डेस्परेट गर्लफ्रेंड की तरह अपना बॉयफ्रेंड का वेट कर रही है। जब वो फाइनली निकलते हैं, नात्सुमी पूछता है कि वो लेट क्यों है, क्योंकि प्रैक्टिस तो यूजुअली उसकी जल्दी ही खत्म हो जाती है। इस पर वो बताती है कि वो रे के साथ प्रैक्टिस के लिए रुक गई थी, पर नात्सुमी उसे देर तक बाहर रहने के लिए डांटने लगता है। मियोरी उसे तुरंत चुप करा देती है, लिटरली उसका कान खींच करके कहती है कि अपना बकवास बंद करे और इस बात के लिए थैंकफुल रहे कि वो उसके साथ फिर भी घर चलने को आई। फिर एक मजाक भरे पर थोड़े सीरियस टोन में उससे कहती है कि और हाँ, गलत ना समझ लेना या उस पर फिदा तो बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि वो पहले से ही रे में इंटरेस्टेड है। बाद में ट्रेन में मियोरी सजेस्ट करती है कि अब जब ग्रुप में चीजें थोड़ी शांत हैं तो एक डबल डेट करते हैं। वो रे के साथ जाएगी और तुम हिकारी के साथ। नात्सुमी क्लियरली अनकंफर्टेबल होता है और मना करने की कोशिश करता है, पर मियोरी उसे चिढ़ाती रहती है, बोलती है कि उसे भागना बंद करना होगा और ये सबको उस इंसान के साथ एंड अप होने में हेल्प कर सकता है जिसे वो एक्चुअली पसंद करते हैं। और सिर्फ ये महसूस करते हुए कि वो उसका कितना एहसानमंद है, नात्सुमी आखिरकार मान जाता है। अगले दिन लाइब्रेरी में वो हिकारी के पास जाता है एक बुक को बहाना बना करके, और वो उससे वैसा ही कुछ मांगता है जो उसने रिकमेंड किया था। बात स्मूथली चलती है और अपना चांस देख करके वो बोलता है कि डिटेक्टिव हीरो इस वीकेंड मूवी लगी है, देखने चलें। हिकारी तुरंत एक्साइटेड हो जाती है और नात्सुमी हिम्मत जोड़ करके उसे इनवाइट करता है। वो मान जाती है, पर उसकी हल्की सी झिझक उसे नर्वस कर देती है। फिर वो पूछती है कि क्या कोई और भी आ रहा है, और वो तुरंत मान लेता है कि शायद वो उसके साथ अकेली नहीं जाना चाहती, तो वो जल्दी से बोल देता है कि हाँ, मियोरी भी वहाँ होगी। हिकारी तुरंत प्लान मना कर देती है, ये बोल करके कि वो फिर कबाब में हड्डी जैसा फील करना पसंद नहीं करेगी। गलत फहमी समझ करके नात्सुमी ठीक से समझाता है कि मियोरी दरअसल रे के साथ वहाँ होगी। ये तुरंत हिकारी का ध्यान खींच लेता है और वो पूछती है कि क्या मियोरी उसे पसंद करती है। नात्सुमी हाँ बोलता है और हिकारी कहती है कि मुझे लगा ही था, उनकी क्लोजनेस देख करके स्टडी सेशन के दौरान। ये क्लियर होने के बाद अब नात्सुमी उसे फिर से इनवाइट करता है और इस बार वो ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ मान जाती है। फिर वो रे को सिनेमा के लिए इनवाइट करता है और वो तुरंत मान जाता है बिना कोई झिझक के, क्योंकि उसके लिए तो ये एक प्योर एक्साइटमेंट वाली बात है। पर चीजें जल्दी ही मेसी हो जाती हैं। युदा अचानक से आ जाती है, क्लियरली इतना तो सुन चुकी होती है कि खुद को वॉलंटियर कर सके। पूछती है तो क्या क्या प्लान बन रहा है, और भले ही वो मानती है कि ये मूवी उसकी पसंद की नहीं है, फिर भी वो आना चाहती है। थोड़ा मजाक में बोलती है कि वो थोड़ा सज धज कर आएगी ताकि सबका अटेंशन ले सके। नात्सुमी पहले ही केओस महसूस करते हुए ऑकवर्डली हंसी में टाल देता है और सजेस्ट करता है कि शायद ये बेस्ट आइडिया नहीं है। युदा थोड़ी हर्ट होती है, पर उसे अच्छे से छुपा लेती है और यहाँ उसे बाद में उसके साथ हैंग आउट करने को प्रपोज करती है। चीजें और खराब ना हो इसलिए नात्सुमी मान जाता है कि हाँ ठीक है, पर अब वो फंस गया है ये समझ करके कि उसे नहीं पता कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, खासकर क्योंकि ये फीलिंग्स उसके लिए बिल्कुल नहीं है। रास्ते में वो सब मियोरी को बताता है, जो बेसिकली उसे बोलती है कि वो बस बहुत ही ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। उसे जेन्युइन एडवाइस देती है कि ऐसे एक्ट करना बंद करो जैसे तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और थोड़ा जियो पहले लाइफ को। नात्सुमी कहता है कि उसे फिर भी ये गलत लगता है, पर मियोरी उसे तुरंत चुप करा देती है कि जब वो किसी के साथ कमिटेड नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या है इसमें। वो ये भी बोलती है कि हिकारी एक अच्छी लड़की है और उसे इतना हेजिटेट करना बंद करना चाहिए। ये बात उसे थोड़ा हिट करती है और उसे रियलाइज होता है कि शायद वही बिना वजह के सब कुछ बहुत ऊपर रख रहा है। फिर मियोरी सिंपली बोलती है कि तब तक स्ट्रेस मत लो जब तक कोई एक्चुअली तुम्हें सामने से कन्फेस ना करे। प्लाजा पर वो रे और हिकारी से मिलते हैं, टिकट्स लेते हैं और वेट करते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं। मियोरी और हिकारी जल्दी ही बॉन्ड कर लेती हैं, कपड़ों के बारे में ऐसे बात करते हुए जैसे इसकी सिलाई वही लोग की है। इसी बीच रे नोटिस करता है कि मियोरी और नात्सुमी के बीच सब कुछ कितना नेचुरल लग रहा है, ऑलमोस्ट एक कंफर्टेबल जैसी वाइब आ रही है।
बाद में हिकारी नात्सुमी को साइड में ले जाती है ताकि रे और मियोरी को थोड़ा स्पेस मिल सके। एंड देन फिर दोनों साथ में मूवी देखने चले जाते हैं। फिल्म के बाद रेस्टोरेंट में चीजें ऑकवर्ड तब हो जाती हैं जहां वाइब जल्दी जल्दी आने वाली लगती है, और भी खराब तब हो जाती है जब मियोरी की टीम की कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि उसने प्रैक्टिस स्किप क्यों किया आज। वो स्ट्रॉन्ग एक्ट करने की कोशिश करती है पर क्लियरली अंदर से हिल जाती है। आउटिंग के एंड तक तो रे नात्सुमी से अकेले में कहता है कि वो मियोरी का ख्याल रखे, जो क्लियरली अपसेट दिख रही थी। घर जाते वक्त मियोरी मानती है कि हमने जैसा सोचा था दिन वैसा नहीं गया ना, और नात्सुमी उसे कंफर्ट करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वो खुद भी अभी सब समझने की कोशिश कर रहा हो। कुछ दिन बाद वो मियोरी को प्रैक्टिस करते हुए देखता है और उसकी जबरदस्त स्किल और उसकी सबसे बड़ी कमी दोनों नोटिस करता है, जो ये है कि वो अकेली कमाल की खेलती है लेकिन एक टीम का हिस्सा बनकर नहीं। गेम के बाद वो उस पर चिल्लाती है कि वो बीच में क्यों आया। ये दिखाता है कि वो सब कुछ अकेले ही हैंडल कर रही है, चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं। बाद में युदा समझाती है कि मियोरी को टीम इश्यूज हैं क्योंकि उसे स्टार्टर बनाया गया था पर उसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना। यहाँ तक कि तात्सुया भी इतना वरीड है कि वो भी बीच में आने की सोच रहा है। नात्सुमी आखिर सब समझ जाता है कि मियोरी दरअसल अपनी टीम पर ट्रस्ट नहीं करती, इसीलिए वो बॉल पास करने से मना करती है। बाद में एक वीडियो कॉल के दौरान युदा अपना सॉफ्ट साइड दिखाती है, मानती है कि उसने भी मियोरी को मदद करने की कोशिश की थी पर फेल हो गई। वो मोमेंट नात्सुमी को अलग तरीके से हिट करता है। इतनी सारी उलझी हुई फीलिंग्स, ऑकवर्ड डेट्स और मियोरी की अब ये प्रॉब्लम्स के बीच उसे अब समझ आता है कि अब चुप बैठना ठीक नहीं है। एक बार के लिए सब कुछ ओवरथिंक करने के बजाय वो डिसाइड करता है कि अब सच में टाइम है कुछ एक्शन लेने का। अगले दिन नात्सुमी मियोरी को कोर्टयार्ड ले जाता है जहां युदा पहले से उसका वेट कर रही थी, बिल्कुल एक चैंपियनशिप मैच होस्ट करने वाली एंथुसियाज्म के साथ। नात्सुमी कैजुअली अनाउंस करता है कि युदा रेफरी होगी और वो और मियोरी 1-on-1 खेलेंगे। मियोरी तुरंत उसे बोल देती है कि हाँ, तुमने कभी खेला भी है क्या ये गेम? ये तुम्हारे लिए एम्बैरेसिंग होगा, फालतू का एक लड़की से हार बार जाओगे। नात्सुमी जवाब देता है कि वो सिर्फ इसलिए बकवास कर रही है क्योंकि वो खुद ही अंदर से नर्वस है। ये बात सीधा उसके ईगो को हर्ट करता है और अब वो उसे गलत साबित करने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए नात्सुमी दाव लगाता है कि अगर वो जीत गया तो मियोरी को अपने फीलिंग्स के बारे में पूरी ईमानदारी से सब सच बताना होगा, कोई शिकवा कोई गिला नहीं। और वो भी तुरंत मान जाती है क्योंकि पूरी तरह से श्योर है कि वो उस जैसे से तो कभी नहीं हार सकती। पर सबकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट नात्सुमी सच में जीत जाता है। मियोरी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे अपना वादा निभाना पड़ता है। तब भी वो समझ नहीं पाती कि वो उसकी इतनी मदद करने के लिए डिटरमाइंड क्यों हो रहा है। नात्सुमी सिंपल तरीके से समझाता है कि वो उसकी मदद करती है टाइम टू टाइम, तो वो भी उसका एहसान चुकाना चाहता है। दोस्ती में ऐसा ही होता है ना। युदा भी एग्री करती है और बोलती है कि किसी से मदद मांगना किसी को कमजोर नहीं बनाता। मियोरी डिनाई करती है और बोलती है कि वो कमजोर ही है और बस प्रिटेंड करने में अच्छी है। नात्सुमी अब उसके सामने उसका ही डायलॉग चिपकाता है कि उसे उसके सामने एक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो भी उसे बहुत अच्छे से जानता है, और फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उसे हग कर लेता है। वो मोमेंट थोड़ा ज्यादा ऑकवर्ड और लंबा चला जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि ये उसका पहली बार किसी लड़की को हग करना है और उसे नहीं पता कि छोड़ना कब है। आखिर में मियोरी ही उसे दूर करती है और बोलती है कि अभी के लिए बस इतना काफी है। थोड़ी देर बाद मियोरी फाइनली खुल करके बताती है कि उसे सच में क्या परेशान कर रहा है। जब वो पहली बार टीम में आई थी तो वो अपने स्किल्स के लिए पहचान मिलने पर बहुत खुश थी, पर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस शायद घमंड में बदलने लगा, ऐसा उसने अपने टीममेट्स को कहते हुए सुना। फिर वो उसकी छोटी छोटी गलतियों पे मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर एक दिन उसने उन्हें अपने पीठ पीछे बात करते हुए भी सुन लिया कि वो कितनी इरिटेटिंग और ओवर कॉन्फिडेंट बनती फिरती है। ये बात जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा जोर से लगती है। उस पल के बाद से वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाई। उसने गेम में उन्हें बॉल पास करना ही बंद कर दिया। सब कुछ वो अकेले ही हैंडल करने की कोशिश करने लगी, ये सोचते हुए कि अगर मैं उनकी नजरों में ऐसी ही हूँ तो ऐसी ही सही। फिर चीजें तो और तेजी से बिगड़ने लगी। उसके टीममेट्स कंप्लेन करने लगे तो वो प्रैक्टिस स्किप करने लगी और सिचुएशन और खराब होती गई। नात्सुमी पॉइंट करता है कि वेट होल्ड ऑन, जब तुम्हें पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है तो सॉल्व क्यों नहीं करती। वो उसके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करता है, बॉल आगे पीछे पास करते हुए। युदा भी ज्वाइन करती है ताकि उसमें पुरानी आदतें भर सके, पर मियोरी सही से पास करने में स्ट्रगल करती है, जबकि पहले वो बिना प्रॉब्लम के ये कर लेती थी। युदा उसे रीअश्योर करती है कि वो एक टीम है और वो उसे कभी हर्ट नहीं करेंगे। धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस के दौरान मियोरी अपना कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट वापस गेन करने लगती है। फिर भी अपने एक्चुअल टीममेट्स पर ट्रस्ट करना उसके लिए एक बड़ा चैलेंज लगता है। वो मानती है कि वो डर रही है,
वो कैसे उन लोगों पर भरोसा करे जो उसके बारे में बुरा बोलते हैं। नात्सुमी उसकी इस बात से खुद को रिलेट करता है और याद करता है कि कैसे लोग उसका भी मजाक उड़ाते थे उसके वेट को लेकर के। वो प्रॉमिस करता है कि वो उसका साथ देगा चाहे कुछ भी हो, बस वो ये कोशिश करे कि वो उस फीलिंग को खुद पर हावी ना होने दे, और वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है। इसी बीच युदा उनके बीच चल रहे ये इमोशनल मोमेंट में थोड़ा खुद को लेफ्ट आउट फील करती है कि मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं फिर। तो वो तुरंत उसे भी रीश्योर करते हैं कि अरे नहीं नहीं, उन्हें उसकी भी जरूरत है, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। लेकिन उसे भी ये बात पता है कि ये सब बस उसे चीयर अप करने के लिए बोल रहे हैं। उस रात बाद में मियोरी नात्सुमी को मैसेज करती है ये बोल करके कि प्रैक्टिस अच्छी गई, वो फाइनली बॉल पास कर पाई, लेकिन वो रेफरी को था। फिर भी नात्सुमी उसकी इस चीज को प्रोग्रेस बताता है और तभी अचानक वो मुंह उठा करके उसके घर आ जाती है और उसे बाहर आने को कहती है ताकि वो थोड़ा प्राइवेट में बात कर सकें। उसकी छोटी बहन जाहिर सी बात है तुरंत मान लेती है कि वो दोनों सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारी छोटी बहन है तो तुम ऐसी सिचुएशन से खुद को कभी न कभी जरूर रिलेट कर पाओगे। खैर, मियोरी उसे अगले दिन अपना गेम देखने के लिए इनवाइट करती है और वो मान जाता है। मैच टाइम में नात्सुमी स्टैंड से खड़ा उसे देख रहा होता है जबकि युदा बेंच से उसका अटेंशन पाने के लिए स्ट्रगल कर रही होती है। जब गेम शुरू होता है सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि मियोरी तुरंत बॉल पास कर देती है, यहाँ तक कि उसे अपने पास रखने का मौका भी था। वो अनाउंस करती है कि वो टीम का हिस्सा बन करके खेलेगी और इस बार वो सच में सीरियस है। पूरी गेम के दौरान वो लगातार पास करती रहती है, अपने टीममेट्स पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करते हुए। टीम मिलकर खेलने लगती है और इस कोऑर्डिनेट से टीम पॉइंट्स स्कोर करती है। फिर इस चीज से तो टीम का पूरा मूड ही बदल जाता है और वो फाइनली फिर से एक हो जाते हैं। एक मोमेंट पर आकर के तो मियोरी एक राउंड का प्ले नात्सुमी के नाम करती है जो स्टैंड से उसे चीयर कर रहा था। यहाँ नात्सुमी अब एक इम्पोर्टेंट बात समझता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है, वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। चुपचाप वो गेम खत्म होने से पहले ही वहां से निकल जाता है और युदा थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि उसने ना ही उसे हाय बोला और ना ही गुड बाय बोला। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कुछ दिन बाद नात्सुमी एक फेस्टिवल के बाहर वेट कर रहा होता है, तभी युदा युकाता में आती है। क्लियरली एक्साइटेड और थोड़ी नर्वस भी थी उसके साथ शाम बिताने के लिए। दरअसल हुआ ये कि उसने पूरे ग्रुप को इनवाइट किया था पर एक एक करके सबने मना कर दिया। उसने फिर हिम्मत जोड़ करके सीधा नात्सुमी से पूछ लिया जो मना ही नहीं कर पाया और ऐसे ये एक कैजुअल डेट बन गया और अब प्रेजेंट में वो दोनों साथ में फेस्टिवल में घूम रहे हैं। युदा लीड लेती है, उसे एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल तक ले जाती है। एक जगह वो शर्माते हुए पूछती है कि क्या उसे उसका ये आउटफिट पसंद आया। मानती है कि उसने ये खास ऐसे ही किसी ओकेजन के लिए पहना है। नात्सुमी ईमानदारी से बोलता है कि वो सुंदर और एलिगेंट लग रही है, जो उसे और ज्यादा शर्मा देता है। वो लोग फिर कॉटन कैंडी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं पर नात्सुमी उसकी तरफ देखना बंद ही नहीं कर पाता। युदा नोटिस करती है और शर्मा जाती है, बोलती है कि उसे ऐसे बेवकूफा जैसा घूरना बंद करे, पर मन ही मन वो ये भी मान लेती है कि वो चाहती है कि वो देखते रहे उसकी हर एक डिटेल्स, क्योंकि उसने अपने अपीयरेंस के लिए इतनी मेहनत जो की है। इधर नात्सुमी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बिहेव करे, तो वो बस युदा के साथ चल रहा होता है, कोशिश करता है कि कुछ गलत ना सोचे, बस साथ में फेस्टिवल एक्सप्लोर करे। जब उन्हें भूख लगती है वो सजेस्ट करता है कि वो उसके फैमिली के फूड स्टॉल पर चले, पर वो तुरंत मना कर देती है, कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो उसके साथ वहां नहीं जाएगी क्योंकि अभी वो सिर्फ दो नहीं है और ये ऑकवर्ड लगेगा। इसके बजाय वो एक रैंडम स्टॉल चूज करते हैं, एक साथ बेंच पर बैठते हैं और बातें करते हुए खाना शेयर करते हैं। एक पॉइंट पर तो युदा अपने चॉपस्टिक से उसे खाना खिलाती है, जिससे तो वो घबरा ही जाता है, जबकि वो ऐसे एक्ट करती है जैसे ये तो उसके लिए आम बात है। बाद में वो भीड़ में उसकी स्लीव्स हल्का सा पकड़ लेती है ताकि वो अलग ना हो जाए। फिर वो एक शूटिंग गेम ट्राई करते हैं जहां नात्सुमी फेल हो जाता है, जबकि युदा अपनी किस्मत से एक छोटा प्राइज जीत लेती है और वो उसे वो किचन दे देती है मेमोरी के तौर पर। थोड़ा अब गिल्टी फील करते हुए नात्सुमी इंसिस्ट करता है कि उसे भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब कोई लगभग युदा से टकरा ही जाता है, नात्सुमी उसे बचाने के लिए अपने पास खींच लेता है और इतना पास खड़े होते हुए वो धीरे से शर्मा कर बोलती है कि वो पास से ज्यादा लंबा लगता है। नात्सुमी उसे चिढ़ाता है कि वो लंबा नहीं है बल्कि वो छोटी है। तब वो प्रोटेस्ट करने लगती है और फिर अचानक से दोनों चुप हो जाते हैं। फिर एक ऑकवर्ड मोमेंट छा जाता है। युदा नोटिस करती है पर इग्नोर कर देती है, सजेस्ट करती है कि चलो विश लिखते हैं। वो दोनों छोटे पेपर्स पर लिखते हैं। नात्सुमी की विश होती है कि वो अपनी बेस्ट टीनेज लाइफ जिए, जो पढ़ युदा इस चीज को स्वीट कहती है। फिर वो अपने विश से शर्माते हुए चुपचाप उससे बदल देती है ताकि वो उसकी जैसी ही लगे। उसके बाद वो फेस्टिवल से निकलते हैं और रास्ते में प्रैक्टिस के बारे में बात करते हुए जा रहे थे कि कैसे मियोरी और टीम के साथ चीजें फाइनली बेटर हो रही हैं। आखिर में वो उसके फैमिली स्टॉल पर पहुंचते हैं। वो एंट्रेंस पर रुकती है और उसके साथ एक अच्छी शाम बिताने के लिए थैंक यू बोलती है और वो भी उसे थैंक यू बोलता है, कहता है कि उसने भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया
और फिर वो बस चला जाता है। युदा वहाँ खड़ी रह जाती है, कुछ देर तक उसे जाते हुए देखती है। तभी हमें पता चलता है कि उसने अपने विश में क्या चेंज किया था बदलने से पहले। उसकी असली विश ये थी कि एक दिन नात्सुमी उसमें भी अपना प्यार ढूंढे। अगले दिन नात्सुमी क्लासरूम में घुसता है और हमेशा की तरह अपने सभी दोस्तों को ग्रीट करता है। रे कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुझे हिकारी कितनी पसंद है, और वो ये भी समझता है कि वो कितना सिंसियर है इस चीज को लेके। इसी वजह से नात्सुमी कभी किसी ऐसे इंसान पे ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेगा जिसके लिए उसके सच में फीलिंग्स ना हो। अब लेकिन जब उसे ये रियलाइज हुआ है कि नात्सुमी को युदा भी उतनी ही पसंद है जितनी हिकारी, ये सुनते ही नात्सुमी जल्दी से कहता है कि ऐसी बातें जोर से ना बोले। रे सीधा कहता है कि चुप रहने के बदले वो मियोरी के साथ अपने चांसेस बढ़ाना चाहता है। थोड़ी देर बाद पूरा ग्रुप बात करने बैठता है कि समर वेकेशन में वो क्या प्लान करे। युदा कहती है कि उसे सबके साथ कहीं ट्रेवल करना पसंद है, जैसे माउंटेन्स हो या कोई बीच। नात्सुमी तुरंत एग्री करता है और कहता है कि वो बीच जाना ज्यादा प्रेफर करेगा। प्रॉब्लम ये है कि सबको पता है कि ऐसी ट्रिप यूजुअली महंगी होती है और उनमें से ज्यादा लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। तो युदा तात्सुया से पूछती है कि क्या वो उसके फैमिली शॉप पर टेम्पररी काम करना चाहेगा। रे सबको याद दिलाता है कि उन्हें अभी भी डेट्स और शेड्यूल्स डिसाइड करने हैं, क्योंकि उनमें से कई लोगों के पास और भी तो काम है। फिर भी नात्सुमी को लगता है कि समर में दोस्तों के साथ ट्रेवल करना ये तो एक अमेजिंग आइडिया है। उसके लिए ऐसे मोमेंट्स जवानी के सबसे स्पेशल एक्सपीरियंस में से एक होते हैं जो वो हमेशा से जीना चाहता था। हिकारी भी कहती है कि वो भी बीच जाना ही पसंद करेगी। बाद में जब वो काम पर अपनी एक दोस्त से बात कर रहा होता है, पूछता है कि क्या कोई भी कारण हो सकता है जिससे हिकारी ट्रिप ज्वाइन करना पाए। लड़की को ये सवाल अजीब लगता है और वो पूछती है कि वो ऐसा क्यों सोचता है। नात्सुमी समझाता है कि उसने नोटिस किया है कि जब भी हम हैंग आउट कहीं करते हैं तो हिकारी हमेशा जल्दी चली जाती है, इसीलिए उसे लगता है जैसे उसके पेरेंट्स टाइम टेबल को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होंगे। उसकी फ्रेंड इस बात को कंफर्म करती है और बताती है कि हो सकता है हिकारी के फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, और तब तो उन्हें मनाना मुश्किल होगा कि वो अपनी बेटी को ट्रेवल करने दें और रात भर एक ऐसे ग्रुप के साथ रुकने दें जिसमें लड़के भी हैं। आखिर में वो कहती है कि पक्का जानने का बस एक ही तरीका है कि वो सीधा हिकारी से ही बात करे इस बारे में। लेकिन उससे पहले वो मानता है कि पहले तो ग्रुप को ही एक प्रॉपर प्लान ऑर्गेनाइज करना होगा। सीन शिफ्ट होता है जहाँ नात्सुमी मियोरी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो मजाक में कहती है कि वो सिर्फ इसलिए बीच जाना चाहता है ना ताकि युदा और हिकारी को बिकनी में देख सके। मियोरी ये भी बताती है कि गन्मा से बीच ट्रेवल करने के लिए हमें वहाँ कम से कम एक रात तो रुकना ही पड़ेगा। नात्सुमी एग्री करता है और कहता है कि हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ट्रिप में काफी टाइम लग सकता है। थोड़ी देर बाद मियोरी उसे उस जगह की एक फोटो भेजती है और नात्सुमी उस खूबसूरत सीनरी से इम्प्रेस हो जाता है। वो कहती है कि अब ग्रुप से बस सब कुछ प्रॉपर्ली डिस्कस करना है और फाइनल डिसीजन लेना है। कॉल कट करने से पहले मियोरी उसे युदा से रिलेटेड कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर अपना माइंड चेंज करके कॉल एंड कर देती है। अगली सुबह स्कूल जाते वक्त नात्सुमी की मुलाकात हिकारी से होती है। उसे देखते ही उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। बात करते वक्त वो बताती है कि उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हुए हैं और उसे याद दिलाती है कि समर वेकेशन पास आ रहा है। नात्सुमी को फिर से ट्रिप वाली बात याद आती है और ये भी कि उसके फादर की वजह से उसके लिए ज्वाइन करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी वो कहता है कि वो बीच ट्रिप को लेके एक्साइटेड लग रही है। हिकारी कहती है कि हाँ, वो सच में जाना चाहती है, लेकिन अब उसे लग रहा है कि वो शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। नात्सुमी पूछता है कि क्यों, क्या उसके पेरेंट्स ने ट्रिप के लिए पूरी तरह से मना कर दिया है। हिकारी बताती है कि उसके फादर बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। एक बार वो कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो वो अपना माइंड लगभग कभी चेंज करते हैं। वो फिर से ये बात उठाने के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन नात्सुमी उससे कहता है कि वो इतनी चिंता ना करे। इस पर हिकारी मजाक में पूछती है कि क्यों, क्या वो उसके फादर से सीरियसली बात करने की कोशिश करने वाला है ताकि परमिशन मिल सके। पहले तो नात्सुमी पूछता है कि क्या उसे बीच सही में इतना ज्यादा पसंद है। वो जवाब देती है कि हाँ, बड़े समंदर को देखकर उसके अपने प्रॉब्लम्स बहुत छोटे लगने लगते हैं। एक बार फिर जब वो बोल रही होती है, नात्सुमी रियलाइज करता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। पहले वो बस उसके अपीयरेंस से प्यार में पड़ा था, लेकिन अब वो उसकी काइंड पर्सनालिटी को भी एडमायर करने लगा है। फिर भी उसे लगता है कि हिकारी के बारे में अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो वो सच में नहीं जानता। बाद में वो ग्रुप को उस बीच की फोटो दिखाता है और सब लोग उस जगह से काफी इम्प्रेस होते हैं, खासकर इसलिए भी क्योंकि ये गन्मा के सबसे करीब वाला बीच है। युदा तुरंत कहती है कि उसे लगता है कि वहाँ जाना एक ग्रेट आइडिया है और कहती है कि ट्रिप तो जरूर बहुत मजेदार होगा। नात्सुमी ने उनके रुकने के लिए कुछ जगह भी रिसर्च की थी और वो कॉटेज रेंट करने का सजेशन देता है। वो समझाता है कि ये एक वेकेशन हाउस जैसा होगा जहाँ सब लोग ट्रिप के दौरान साथ रह सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या ये ज्यादा महंगा नहीं है। नात्सुमी कहता है कि उसने कुछ बहुत सस्ते ऑप्शंस भी फाइंड किए हैं। इसके अलावा उसके कुछ आउटगोइंग क्लासमेट से भी बात की है जो अक्सर ट्रेवल किया करते हैं और उनसे काफी यूजफुल टिप्स भी लिए उसने।
जब ग्रुप एक्साइटेड होकर बात कर ही रहा होता है कि कितना मजा आएगा, हिकारी उदास हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो शायद उनके साथ नहीं जा पाएगी। उसी वक्त तात्सुया पूछता है कि क्या ट्रिप के लिए कुछ और लोगों को इनवाइट करना बेटर नहीं होगा। युदा सजेस्ट करती है कि हाँ, हम मियोरी और होंडा को भी इनवाइट करेंगे। रे तुरंत एग्री करता है कि हाँ, ज्यादा लोग होंगे तो और मजा आएगा। थोड़ी देर बाद हिकारी बताती है कि दोस्तों, मैं अभी तक अपने पेरेंट्स को मना नहीं पाई हूँ और पॉसिबिलिटी हाई है कि उसे जाने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए वो सबसे सॉरी कहती है। ये सुनने के बाद भी पूरा ग्रुप कंसर्न दिखाता है कि उसके बिना ट्रिप वैसा नहीं लगेगा। हिकारी प्रॉमिस करती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो सबके साथ बीच जा सके। पहले वीक में सब कुछ बिना ज्यादा प्लानिंग के ही हो रहा होता है। नात्सुमी अपना दिन घर पर अपनी बहन का ख्याल रखते हुए बिताता है और पार्ट टाइम काम भी करता है। थके हुए होने के बावजूद भी वो इस बिजी रूटीन को अपनी आदत में ढाल चुका होता है। ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी बहन के साथ खाना खा रहा होता है, वो उसे डांटती है क्योंकि वो अन्नपूर्णा को थैंक्स करने से पहले ही खाना खाने लगता है। वो खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है ये कह करके कि उसने ऑलरेडी पिछली लाइफ में कई बार थैंक्स किया है, लेकिन वो कहती है कि हाँ, तुम्हारा पुनर्जन्म जो हुआ है। बाद में मियोरी अचानक से उसे इनविटेशन देती है उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए। वो कपड़ों के बारे में उससे ऑप्शंस मांगती है, लेकिन एंड में वो सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेती है और नात्सुमी सोचने लगता है कि मुझे बुलाए ही क्यों, मैं तो इसकी किसी चीज में हेल्प ही नहीं कर पा रहा। आखिर में वो खुद के लिए सिर्फ एक सिंपल टी शर्ट खरीदता है, जिससे मियोरी उसे थोड़ा टीज करती है। जब वो चल ही रहे होते हैं तभी वो टकरा जाते हैं हिकारी और उसके फादर हाशिमिया से। माहौल तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है। वो आदमी पोलाइटली अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन वो पूरे टाइम नात्सुमी को एनालाइज करता हुआ लगता है। बातचीत के दौरान हिकारी बीच ट्रिप का जिक्र करती है, लेकिन गलती से ये भी बता देती है कि ग्रुप में लड़के भी होंगे। उसके फादर तुरंत समझ जाते हैं कि उसने ये बात छुपाई। सिचुएशन और खराब हो जाती है जब नात्सुमी को पता चलता है कि असल में इस इंसान से पहले वो मिल चुका है और उनके बीच चीजें कुछ ठीक नहीं गई थी। हाशिमिया स्टार फ्लेट नाम की एक बड़ी कंपनी का एचआर हुआ करते थे जो इक्विपमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। नात्सुमी को तुरंत अपना वो पुराना जॉब इंटरव्यू याद आता है जहां उसे पूछा गया था कि व्हाई शुड वी हायर यू। तब उसने कहा था कि वो कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करना चाहता है। उसे तुरंत हाशिमिया से कोल्ड आंसर मिलता है कि एम्प्लॉयज कंपनी में अपनी मर्जी के काम करने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए आते हैं। वो याद तुरंत उसके दिमाग में वापस आ जाती है। प्रेजेंट में हाशिमिया क्लियरली कह देता है कि वो उसकी ट्रिप अब अलाउ नहीं करेगा। उसके लिए प्रॉब्लम अब बॉयज का होना या ना होना नहीं था, बल्कि ये था कि हिकारी ने झूठ बोला और उसके अकॉर्डिंग जब कोई ट्रस्ट तोड़ देता है तो उस पर दोबारा विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। हिकारी जवाब देने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुप हो जाती है और वहाँ से चली गई थी। फिर बाद में यूनो अकेले में नात्सुमी से मिलती है। वो बताती है कि हिकारी सच में उस ट्रिप पर जाना चाहती है और सब कुछ होने के बावजूद भी एक बाप अपनी बेटी को खुश ही तो देखना चाहता है। बातचीत के दौरान वो उन दोनों के पास्ट के बारे में बताती है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। तब हिकारी स्कूल में अलग रहती थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और उसे एक डिफिकल्ट लड़की के रूप में सब देखते थे। दोस्त तो वैसे उसके भी नहीं थे, हालांकि वो उससे थोड़ा ज्यादा सोशेबल थी। दोनों बिल्कुल अलग होने के बावजूद धीरे धीरे क्लोज होने लगे क्योंकि उन्हें सेम बुक्स पढ़ने का शौक था। समय के साथ हिकारी उसे अपने घर ले जाने लगी। तब उसने समझा कि उस पर उसके फैमिली का कितना प्रेशर है। वो उससे बार बार कहते थे कि उसे हमेशा परफेक्ट, सिंसियर, ब्रिलियंट और लवेबल रहना होगा। उसके बाद वो स्कूल में काफी बदल गई और अपनी असली फीलिंग्स को एक स्माइल के पीछे छुपाना सीख लिया उसने। यूनो फिर सीधा पूछती है कि क्या नात्सुमी उसे पसंद करता है। बिना हेजिटेशन के वो हाँ में जवाब देता है और मानता है कि वो हिकारी की कितनी केयर करता है। अगले दिन हिकारी नात्सुमी के सामने एक फोर्स्ड स्माइल के साथ आती है और जो हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है कि वो अपने फादर के डिसीजन की वजह से अब समंदर घूमने नहीं जा पाएगी। नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश के बावजूद क्लियरली डिसअपॉइंटमेंट उसके चेहरे पे दिख रही थी। बातें करते वक्त नात्सुमी नोटिस करता है कि वो एक मैन्युस्क्रिप्ट छुपा रही है। जब उसे पता चलता है कि वो एक स्टोरी लिख रही थी तो हिकारी एम्बैरेस्ड हो जाती है। वो नहीं चाहती कि कोई उसे पढ़े क्योंकि उसे लगता है कि ऐसी चीजें दूसरों को दिखाना एम्बैरेसिंग होगा। तभी नात्सुमी कहता है कि मुझे वो टेक्स्ट ऐसा क्यों लगा जैसे वो मुझे ध्यान में रख के लिखा गया हो, जैसे वो फीलिंग्स और आइडियाज एक्सप्रेस करने का एक इनडायरेक्ट तरीका हो। ये सुनकर हिकारी सरप्राइज हो जाती है, लेकिन कहती है कि उसने ये स्टोरी समंदर के लिए जो उसका गहरा प्यार है उससे इंस्पायर होकर लिखी थी। वो बताती है कि वो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती थी जो उसे सच में सेटिस्फाई करे और अगर वो सक्सेसफुल हुई इसमें तो फ्यूचर में इसे पब्लिश भी करना चाहेगी। पहली बार वो क्लियरली बताती है कि वो राइटर बनना चाहती है, लोगों के ट्रॉमा को फील करके उन्हें शब्दों में ढालना चाहती है।
नात्सुमी सिंसियरली उसके काम की तारीफ करता है और कहता है कि ऐसी चीजें पढ़ना तो टाइम वर्दी होगा। हिकारी बहुत ज्यादा खुश होती है पर उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद उसका एक्सप्रेशन फिर चेंज होने लगता है। स्माइल करते हुए भी वो अंदर से किसी बोझ को फील कर रही थी, जैसे कुछ छुपा रही हो। नात्सुमी तुरंत ये चेंज नोटिस करता है और कहता है कि वो परेशान लग रही है। थोड़ी देर बाद नात्सुमी को उसका कॉल आता है जहाँ हिकारी बताती है कि वो घर छोड़ दी है और उस वक्त उसके बोलने के तरीके से लग रहा था कि उसे अब नहीं पता कि आगे क्या करे, कहाँ जाए। थोड़ा पता करने के बाद नात्सुमी आखिरकार उसे ढूंढ लेता है ताकि उसे बात कर सके। हिकारी उसके सिचुएशन में उसे अचानक इन्वॉल्व करने के लिए सॉरी बोलती है। वो बताती है कि उसका अपने डैड से सीरियस झगड़ा हुआ और इसी वजह से उसने घर छोड़ने का फैसला लिया। नात्सुमी शांति से सब कुछ सुनता है और उससे कहता है कि वो ज्यादा चिंता न करे, सब ठीक हो जाएगा। आगे क्या करना है ये ना समझ पाने पर हिकारी उसकी ओपिनियन पूछती है क्योंकि ट्रेन आखिरी आने वाली है। सोच रही है कि कहीं जाए पर उसके पास जाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद नात्सुमी पूछता है कि क्या वो आज रात उसके घर रुकना चाहेगी। शायद रात भर में वो अपना फैसला अच्छे से ले पाए और हिकारी को कोई दिक्कत नहीं होती। जब वो नात्सुमी के रूम में एंटर करती है सरप्राइज होती है, खासकर क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी लड़के के रूम में गई हो। दूसरी तरफ नात्सुमी उस लड़के के साथ पर्सनल स्पेस शेयर करने पर बहुत नर्वस होता है जिससे वो प्यार करता है। रूम को ध्यान से देखते ही हिकारी तुरंत समझ जाती है कि वो सच में कितना बड़ा वाला पढ़ाकू है। थोड़ी देर बाद उसकी बहन जब अचानक से रूम में आ जाती है सॉरी बोल के जाने लगती है, लेकिन एक सेकेंड वो अपने भाई को बुला पूछती है कि ये कौन है बे और क्या उसने अभी ही गर्लफ्रेंड बना ली है। नात्सुमी तुरंत कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और बताता है कि हिकारी अभी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से डील कर रही है और आज रात उसे यहीं रुकना पड़ेगा। उसकी बहन को लगता है कि इससे तो प्रॉब्लम और हो सकती है, खासकर क्योंकि ये बोल रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है ये तो। इसी वजह से वो कहती है कि हमें मम्मी को बताना चाहिए। नात्सुमी कहता है कि मम्मी को इस सिचुएशन में इन्वॉल्व क्यों करना है, वैसे भी उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो उसकी बहन अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने का डिसीजन लेती है और कहती है कि ठीक है वो जितना हो सके उतनी हेल्प करेगी। कहती है कि आज के लिए मैं लिविंग रूम में सो सकती हूँ, लेकिन वो और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है इमेजिन करके कि वो दोनों एक ही रूम में साथ सो रहे होंगे। जब नात्सुमी वापस रूम में आता है हिकारी खुश होती है ये जान करके कि उसने अपनी बहन से बिना किसी प्रॉब्लम के बात कर ली। फिर वो उसके लिए टॉवल्स और कुछ कपड़े देने का सोचता है, लेकिन हिकारी बताती है कि वो एक्स्ट्रा कपड़े लाई है क्योंकि उसने सोचा था पहले किसी होटल में रुकेगी। अब नात्सुमी रियलाइज करता है कि इसे सच में हेल्प की जरूरत थी, इसलिए इसने मुझे कॉल किया। नर्वस और इतना वैल्यूएबल खुद को फील करने के बावजूद वो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है क्योंकि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जिसपे हिकारी पूरी तरह से ट्रस्ट कर सके। बाथरूम यूज करने के बाद वो उसकी हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। फिर नात्सुमी पूछता है कि वो ही तय करे कि कहाँ सोना चाहेगी। हिकारी सीधा कहती है कि वो उसके पास ही रहना चाहती है, अभी किसी को भी फेस करने के सिचुएशन में नहीं है। बातें करते वक्त वो बताती है कि उसके डैड फोन पर लगातार कॉल कर रहे होंगे, पर मैंने माँ को बता दिया है कि मैं एक फ्रेंड के घर पर हूँ, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अब हिकारी पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि उस दिन वो घर जितना अलाउड था उससे ज्यादा लेट से पहुंची। उसके फादर तुरंत इरिटेट हो गए और पूछते हैं कि वो कहाँ थी, और जब उसने बताया कि वो कैफे में फ्रेंड्स के साथ अपनी नोवेल पर काम कर रही थी तो वो तुरंत उससे कहते हैं कि अभी के अभी ये सब लिखना बंद करो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अपने उन सारे दोस्तों से दूरियां बनाओ। साथ ही वो ट्रिप जो जाने वाली थी वो तो मना वैसे भी कर ही रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड सर्कल मुझ पर बुरा इन्फ्लुएंस डाल रही है। बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सीधा एक साइड घर या दोस्तों को चुनने को मजबूर कर दिया। पहले उसे लगता था कि वो बिना हेजिटेशन के अपने दोस्तों को छोड़ सकती है, लेकिन अब कुछ लोग तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन चुके हैं और अब उसे अपने फादर से इतना बहस करने के बाद उसे उनका सामना करने से भी डर लग रहा है। वो बताती है कि जब वो छोटी थी वो उसे बहुत हार्शली डांटते थे जब भी वो उनकी बात नहीं मानने की कोशिश करती। इसी वजह से उसने कई साल तो सिर्फ वही करते हुए गुजार दिए जो वो उसे करने के लिए कहते थे और इसीलिए हिकारी एक शांत, उदास और लेस एक्सप्रेशन वाली बन गई। लेकिन उसके फादर को उसका ये साइड भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए उसने फिर बिल्कुल वैसी बेटी बनने का नाटक करना शुरू कर दिया जैसा वो चाहते थे। एक पॉपुलर, चीयरफुल, एनर्जेटिक और क्यूट लड़की की तरह एक्ट करना जो हमेशा सबको मुस्कुराहट के साथ देखे। और जैसे ही उसने ऐसा एक्ट करना शुरू कर दिया उसके फादर उस पर कम गुस्सा करने लगे। प्रेजेंट में हिकारी नात्सुमी को एक पुरानी फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये इमेज उसकी असली पहचान थी और मेरे लिए फिर नोवेल्स की दुनिया ही मेरी इकलौती कंफर्ट जोन बन गई जहां मैं अपनी जैसी ही कई स्टोरीज पढ़ती। इसी वजह से उसे स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद आने लगा और वो धीरे धीरे इन चीजों की डे ड्रीमिंग करने लगी।
उसी रात फिर बाद में हिकारी नात्सुमी की तरफ देखती है और कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। एक पॉज के बाद वो समझाती है कि वो उसे उसी तरह पसंद करती है जैसे अपने बाकी सभी दोस्तों को करती है। ऐड करती है कि पहले वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, उसे लगता था कि उसमें कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो बिना ज्यादा एफर्ट दिखाए एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों में अच्छा था। लेकिन उस दिन उसने जब उसकी रूफटॉप पर तात्सुया से कन्वर्सेशन सुनी कि कैसे उसने इन चीजों को हार्ड वर्क से अर्न किया है, उस मोमेंट पर उसने सोचना शुरू कर दिया कि शायद वो कुछ हद तक उस जैसा ही है। सोने से पहले हिकारी उसकी हमेशा मदद के लिए थैंक यू बोलती है। फिर कुछ देर बाद जब नात्सुमी को वो सोते हुए देखती है तो वो एम्बेरेस्ड होकर ब्लश करने लगती है कि वो ऐसे कितना प्यारा लग रहा है। सपने में उसके नात्सुमी आता है कहते हुए कि वो भी सोते हुए क्यूट लग रही है। अगली सुबह अचानक उसकी बहन उन्हें उठा देती है और दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाती है। नीचे वो मजाक में कहती है कि उसे नात्सुमी को डेट नहीं करना चाहिए, वो इस जैसे लड़के को उसके बॉयफ्रेंड के रूप में रिकमेंड नहीं करेगी। लेकिन हिकारी तुरंत कहती है कि ऐसा नहीं है, नात्सुमी एक अच्छा लड़का है। वहीं नात्सुमी तो सोच रहा था कि उसे हिकारी के प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा। कुछ देर में वो अपने रूम में बिना नॉक किए ही घुस जाता है जहाँ हिकारी चेंज कर रही थी। पूरी तरह पैनिक में वो कहता है कि वो इंतजार करते आ गया और तुरंत सॉरी बोलता है। बाद में हिकारी कहती है कि उसे इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो ही बस जल्दी से कपड़े चेंज करने का सोची थी, इसलिए लॉक करना भूल गई। फिर वो एम्बेरेस्ड होकर कहती है कि उसे इतना ज्यादा भी घूरना नहीं चाहिए था। थोड़ी देर बाद नात्सुमी पूछता है कि तो अब वो आगे क्या करने वाली है। हिकारी जवाब देती है हमेशा के लिए भागते रहने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। नात्सुमी कहता है कि उसे किसी तरह से वो जो फील करती है ना अपने फादर से शेयर करना होगा, शायद वो समझ जाए। वो पूछता है कि कहीं शांत जगह चलना चाहोगी ताकि अच्छे से सोच सको। सबवे में ट्रेवल करते वक्त हिकारी रियलाइज करती है कि नात्सुमी उसके फादर के बारे में काफी कुछ पहले से जानता है। पास्ट की वो बात न बता करके बस इतना कहता है कि उसने इंटरनेट पर उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया था। एक कैफे पहुंचकर वो सजेशन देता है कि अगर वो सच में अपने फादर के डिसीजन के अगेंस्ट खड़ी होना चाहती है तो उसे कुछ ऐसा चाहिए जो उन्हें कन्विंस कर सके, क्योंकि एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से तो शायद ही कुछ सॉल्व हो। उस वक्त हिकारी बताती है कि असल में उसके फादर ही थे जिन्होंने उसके अंदर नॉवेल्स के लिए प्यार जगाया था, क्योंकि वो बचपन में उनसे ही बुक्स मांग के पढ़ा करती थी। तो वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें अपनी लिखी हुई नॉवेल दिखाएगी, भले ही वो नाराज हों, पर उसे लगता है कि उसे ये करना ही होगा। नात्सुमी पूरी तरह से उसके इस आइडिया को सपोर्ट करता है और कहता है कि ये एक अच्छी शुरुआत होगी। हिकारी कहती है कि अगर मैं स्टोरी के कुछ पार्ट्स को एडजस्ट कर दूं तो शायद मेरे डैड को ये पसंद आ जाए। नात्सुमी प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पूरी कैपेसिटी में उसकी हेल्प करेगा, चाहे इसमें सिर्फ स्टोरी पढ़ के अपनी ओपिनियन ही क्यों न देनी हो। अचानक यूनो वहाँ आ जाती है और पूछती है कि हिकारी ने पहले उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। हिकारी काफी एम्बेरेस्ड हो जाती है और मानती है कि वो अक्सर कई चीजों के लिए उस पर डिपेंड करती है, तो इसलिए इस बार उसने अपने दूसरे दोस्त की मदद लेनी चाहिए। यूनो पूछती है कि क्या वो सच में अपने डैड के थॉट्स का सामना करना चाहती है और हिकारी हाँ में जवाब देती है। फिर यूनो उसे अपने घर पर रुकने का इन्विटेशन देती है। बाद में घर पर आकर के तो नात्सुमी सीधा अपने बेड पर गिर जाता है, याद करके ही कि हिकारी की नोवेल की स्टोरी में तो मेन कैरेक्टर उस पर ही बेस्ड लगता है। थोड़ी देर बाद वो उसे कॉल करती है और पूछती है कि ये उसके नोवेल के लिए है, तो उसे बताए कि वो उसके बारे में सच में क्या सोचता है। नात्सुमी ऑनेस्टली जवाब देता है कि वो एक काइंड, चीयरफुल और फनी लड़की है, बस एक्सप्रेस अपने खास लोगों के सामने ही करती है। फिर हिकारी और कुछ सवाल पूछने लगती है और वो उनका बेस्ट पॉसिबल जवाब देता है। एक वक्त पर नात्सुमी भी मानता है कि वो भी किसी को पसंद करता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसकी फीलिंग एक्चुअली दो लड़कियों के बीच डिवाइडेड है और वो दोनों को बराबर पसंद करता है, इसलिए वो अभी तक किसी एक की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि खासकर वो सच में जानना चाहता है कि हिकारी उसके बारे में क्या सोचती है। अगले दिन जब वो फिर से हिकारी से मिलता है, वो रियलाइज करता है कि उसकी लिखी हुई स्टोरी सच में बहुत अच्छी है। लेकिन अचानक हिकारी के डैड वहाँ आ जाते हैं और दोनों लड़कियों से तुरंत घर चलने को कहते हैं। इस मोमेंट पर नात्सुमी हिकारी को हौसला देता है ताकि वो अपनी बात रख सके। फिर वो उसके फादर से कहता है कि हिकारी किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती, और रही बात मेरी, तो एक फ्रेंड की मदद करना जो सपोर्ट मांग रहा हो बिल्कुल नेचुरल चीज है। फिर हिकारी बोलती है कि वो घर वापस आएगी, लेकिन तभी जब वो पहले उसकी पूरी बात बैठ के शांति से सुनेंगे। वो आदमी याद करता है कि उसकी बेटी का सपना हमेशा राइटर बनने का था, लेकिन अब उन्हें लगता है कि अगर वो उसके चूज किए हुए रास्ते पे चलेगी तो उसकी लाइफ ज्यादा कंफर्टेबल होगी। लेकिन हिकारी कहती है कि यही तो वो गलत सोचते हैं, क्योंकि मेरे अलावा कोई और तय नहीं कर सकता कि मैं अपनी लाइफ कैसे जीना चाहती हूँ। उसके फादर इंसिस्ट करते हैं कि वो सिर्फ उसके भले के बारे में सोच रहे हैं और उसे जिद्दी ना बनने को कहते हैं। लेकिन हिकारी आज शांत नहीं रहने वाली थी। वो बोलती है कि असली जिद्दी तो वो खुद हैं,
जो बचपन से लेके आज तक उसकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। वो बताती है कि आपने कहा था ना कि आप भी दादाजी की विशेष को फॉलो कर रहे थे और कई बार बगावत भी किए, लेकिन आखिर में आपने वो सब चीज एक्सेप्ट कर ली क्योंकि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन गए और इसी वजह से आप चाहते थे कि आपकी बेटी की लाइफ भी वैसे ही सक्सेसफुल बन जाए, है ना? लेकिन आप क्यों नहीं समझते कि मैं कभी खुश नहीं हो सकती अगर वो सिर्फ किसी और के ऑर्डर्स को फॉलो करके जिए तो। फिर आखिर में वो सीधा पूछती है कि क्या आप आजकल सच में खुश रहते हैं? खुद को देखिए, इतने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, भले ही आपकी कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन काफी टाइम हो गया जब से आप और मॉम एक दूसरे के साथ ठीक से नहीं रहते। वो आगे कहती है कि आपके पास पैसा और सक्सेस हो सकता है, लेकिन इन्हें पाने के दौरान आपने कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज खो दी है, अपना खुद का परिवार। आप भले ही खुद को मना लो, लेकिन मेरी नजर में आप ऐसे जीते हुए सच में खुश नहीं लगते। हिकारी फिर बताती है कि इसलिए वो अपना खुद का रास्ता फॉलो करना चाहती है। वो डिक्लेयर करती है कि वो खुद डिसाइड करेगी कि वो कौन से फ्रेंड्स रखेगी और कौन से ड्रीम्स को परस्यू करेगी, चाहे उसे उन फैसलों की वजह से दुख ही क्यों ना मिले या चीजें उसके हिसाब से ना भी हो। फिर भी वो अपनी लाइफ बिना किसी रिग्रेट्स के जीना प्रेफर करती है और कहती है डैड से कि थोड़ा तो ख्याल करो, साडा दिल लोहे दा तो नहीं पप्पा। ये सब चुपचाप सुनने के बाद उसके फादर आखिर खड़े होते हैं और कहते हैं कि वो उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो नहीं जानते कि उन्हें उसकी लिखी हुई नोवेल पसंद आएगी या नहीं। उनके जाने के बाद नात्सुमी कहता है कि ये तो नहीं पता कि हिकारी को जो चाहिए था वो मिला या नहीं, लेकिन इस कन्वर्सेशन से उसने आखिरकार पहली बार अपने फादर का सच में सामना किया। ये बहुत बड़ी बात है। जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचते हुए नात्सुमी को याद आता है कि वो अभी भी उस बुढ़ाऊ को फाइनल इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट करने के लिए माफ नहीं किया है। प्रेजेंट में सब लोग मिलकर सबवे से अपनी वेकेशन की तरफ निकलते हैं। राइड के दौरान होंडा नात्सुकी का अटेंशन खींच लेती है, जिससे वो सोचने लगता है कि क्या वो ऐसी लड़की है जो हमेशा अपने ख्यालों में खोई रहती है। थोड़ी देर बाद वो उससे उसके बारे में हर तरह से सवाल पूछने लगती है। बिना वार्निंग के हिकारी भी अचानक से एक्साइटमेंट के साथ कन्वर्सेशन में ज्वाइन हो जाती है और नात्सुमी के बारे में और बातें करने लगती है, जिससे आसपास के लोग क्यूरियस हो जाते हैं कि वो उसके बारे में इतना कैसे जानती है। जिस पर वो बताती है कि दरअसल वो बीते कुछ दिनों में साथ में टाइम स्पेंड कर चुके हैं। थोड़ी देर बाद होंडा युदा को उसके पास बैठा देख सीधा पूछती है कि क्या नात्सुमी और वो डेटिंग कर रहे हैं। दोनों तुरंत ना में जवाब देते हैं। इस पर वो बताती है कि उसने उन्हें फेस्टिवल के दौरान साथ देखा था, जिससे हिकारी पूछती है कि क्या उस दिन उनके बीच कुछ हुआ था। युदा और नात्सुमी दोनों बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ था। कुछ सेकंड्स के लिए माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, तो टॉपिक चेंज करने के लिए नात्सुमी होंडा से पूछता है कि क्या वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती है। वो हाँ कहती है, तो फिर वो भी बताता है कि उसने भी कॉलेज में म्यूजिक डिस्कवर करने के नाम पर गिटार बजाना शुरू किया था। फिर भी वो मानता है कि आखिर में उसने मोटिवेशन खो दिया, क्योंकि उसे लगने लगा था कि बिना कोई लड़की के उसकी टैलेंट इम्प्रूव नहीं हो रही। होंडा फिर नात्सुमी को क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करती है कि वहाँ मोटिवेशन मिल जाएगी, क्योंकि उसका भी म्यूजिक में सेम टेस्ट है। बिना रियलाइज किए वो दोनों इतने ज्यादा कन्वर्सेशन में खो जाते हैं कि युदा और हिकारी को पूरी तरह इग्नोर ही कर देते हैं। जब वो फाइनली बीच हाउस पहुंचते हैं, सब लोग बालकनी से दिख रहा है इनक्रेडिबल ओशन व्यू को देखकर हैरान रह जाते हैं। नात्सुकी अपना सरप्राइज छुपा नहीं पाता, क्योंकि अपनी प्रीवियस लाइफ में उसे बीच तक पहुंचने के लिए काफी लंबा डिस्टेंस चलना पड़ता था। जैसे ही वो रेत पर कदम रखते हैं, लड़कों की नजर अब तुरंत बिकनी वाली लड़कियों को तलाशती है। थोड़ी देर बाद जब उनकी ही क्लास की लड़कियां आती हैं, तो सब लोग उनकी खूबसूरती देखकर फ्रीज ही हो गए थे। होंडा नात्सुमी के 6 पैक्स की तारीफ करने लगती है और ये भी कि वो कितना फिट दिखता है। कुछ ही देर में लगभग सब लोग समंदर में खेलने भागते हैं, जबकि कुछ पानी के पास बैठना पसंद करते हैं। एक वक्त पर नात्सुमी और हिकारी साथ में अंदर जाने का सोचते हैं। गलती से जब वो उससे टच हो जाती है और तुरंत एम्बैरेसमेंट में ब्लश करने लगती है। उसके तुरंत बाद ही वो शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। अभी भी नर्वस होते हुए वो पूछती है कि वो उसके बिकनी के बारे में क्या सोचता है। नात्सुमी ऑनेस्टली कहता है कि वो उसमें काफी खूबसूरत लग रही है, जिससे तो हिकारी और ज्यादा एम्बेरेस्ड हो जाती है और कहती है कि वो भी बहुत स्ट्रांग और एथलेटिक लग रहा है। काफी देर तक मस्ती मजाक करने के बाद नात्सुमी थक जाता है और रेस्ट करने के लिए पानी से बाहर आता है। जब वो होंडा के पास आता है, देखता है कि वो तो पूरी तरह बिजी है रेत से अलीगढ़ का किला बनाने में। वो इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतना डिटेल सैंड कासल किसी को बनाते हुए नहीं देखा था। बाद में सब लोग थक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि कुछ और करने से पहले थोड़ा आराम किया जाए। सीनरी को देखते हुए नात्सुमी खुद की नजर हिकारी से नहीं हटा पाता, जब समंदर की हवाएं उसके जुल्फों को उड़ाई जा रही थी। इतना सिंपल मोमेंट होने के बावजूद भी उसके लिए ये बहुत खास पल था।
थोड़ी देर बाद ग्रुप का एक हिस्सा मार्केट की तरफ जाता है और रास्ते में होंडा रे से पूछती है कि क्या वो और म्यूरी डेटिंग कर रहे हैं। रे कहता है कि फिलहाल अभी तो नहीं। घर वापस आने के बाद सब लोग एक बड़ा बारबेक्यू करने का डिसाइड करते हैं। साथ में खाना खाते वक्त युदा नात्सुमी को सबसे टेस्टी पार्ट देती है और वो सरप्राइज हो जाता है कि उसे अभी भी याद है कि उसे क्या पसंद है। सब लोग खाने की तारीफ करते हैं और रियलाइज करते हैं कि उनका आज का दिन कितना मजेदार गया। कुछ देर बाद नात्सुमी ताजी हवा खाने अकेले बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में हिकारी उसे ढूंढते हुए वहां जाती है और पूछती है कि वो ऐसे अकेले क्या कर रहा है। अचानक से वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे नात्सुमी पूरी तरह नर्वस हो जाता है, क्योंकि आखिर वो पहली लड़की थी जिससे वो सच में प्यार करता था। उस मोमेंट में खुश होने के बावजूद भी उसे अचानक युदा याद आती है और वो सोचने लगता है कि क्या वो सच में डिजर्व करता है कि वो हिकारी जैसे किसी के साथ ऐसे खड़ा हो। आखिर में वो समझ जाती है कि शायद वो किसी के साथ अनफेयर हो रही है और उसका हाथ छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद युदा भी आती है और कहती है कि बारबेक्यू अब खत्म हो गया है क्योंकि तात्सुया अब हिल भी नहीं पा रहा है। फिर होंडा एक्साइटमेंट के साथ आती है और कहती है कि वो सबके लिए फायरवर्क्स लाई है। जब वो फायरवर्क्स के साथ खेल रहे होते हैं, हिकारी भी एक जलाती है और तुरंत डर जाती है। लकीली गिरने से पहले वो नात्सुमी को पकड़ लेती है। सबके बीच होने के बावजूद भी नात्सुमी उसे देखना बंद ही नहीं कर पाता। फिर युदा उसे एक जगह साइड में बुलाती है और कहती है कि उसका बर्थडे आने वाला है ना। नात्सुमी सरप्राइज हो जाता है कि उसे वो डेट याद है। युदा कहती है कि जिस इंसान को वो पसंद करती है उसका बर्थडे कैसे भूल सकती है। फिर वो पूछती है कि उसे गिफ्ट में क्या चाहिए, लेकिन नात्सुमी कुछ सोच नहीं पाता तो वो डिसाइड करती है कि वो खुद ही चूज करेगी जो उसके लिए परफेक्ट हो। उस रात बाद में सब लोग सोने का डिसाइड करते हैं। आंखें बंद करते ही नात्सुमी रियलाइज करता है कि वो हमेशा ऐसे ही तो स्पेशल समर वेकेशन का सपना देखता था। पास्ट में वो ऐसा इंसान था जो आसानी से लोगों को अपने से दूर कर देता था। उससे नफरत तो नहीं किया जाता था, लेकिन उसे कभी सच में प्यार भी नहीं मिला। फिर भी वो किसी को ब्लेम नहीं करता, क्योंकि तब वो समझ ही नहीं पाता कि लोग उसे कैसे देखते हैं। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपनी अपीयरेंस ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी पर भी काम करेगा। अब वही कलरफुल लाइफ जैसा वो चाहता था सच में रियलिटी बनने के बिल्कुल करीब लग रहा था। फिर भी उसे अभी तक ये नहीं पता कि आगे उसे क्या करना चाहिए। अगली सुबह जब वो खाली बीच पर चल रहा होता है, हिकारी को देखता है अकेली खड़ी हुई। हवाएं धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी और वो पूरी तरह से शांत पल में कहीं खोई हुई सी लगती है। उसे देख क्यूरियस होकर पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्यों उठ गया। नात्सुमी कहता है कि वो रात में सही से सो नहीं पाया और काफी देर तक ऐसे रहने के बाद वो थक गया तो वॉक पर निकल गया। हिकारी कहती है कि उसे समंदर देखना इतना पसंद है कि वो घंटों तक बैठे उस एंडलेस व्यू को देखती रह सकती है बिना बोर हुए। उसके लिए कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ फील करके ही समझे जा सकते हैं, उन्हें शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। वो ऐड करती है कि वो अपनी रोमांस स्टोरी में कुछ चेंजेस करेगी, क्योंकि उसे रियलाइज हुआ है कि कुछ इमोशंस तो वो अभी तक सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई है। नात्सुमी कहता है कि वो सही में अमेजिंग है, क्योंकि जब भी वो इस सीनरी को देखता है तो सिर्फ उसे खूबसूरती और एक सुकून सा महसूस होता है, लेकिन वो तो और भी हिडन डीप इमोशंस देख पाती है। ये सुनकर वो चुपचाप स्माइल करती है और होराइजन की तरफ देखते रहती है। इसी मोमेंट पर नात्सुमी को वो मूवी याद आती है जो उसने पास्ट में जाने से पहले देखी थी। वो सीन धीरे धीरे उसके दिमाग में वापस आता है और उसे एक अजीब सी फीलिंग होती है जैसे कि ये समर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। थोड़ी देर बाद वो हिकारी से पूछता है कि क्या वो अब आगे उसके किसी काम आ सकता है। वो कहती है कि उसकी हेल्प के बिना वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। फिर समंदर की तरफ देखते हुए वो फॉर्मली कहती है कि चाहे कुछ भी हो वो गिव अप नहीं करेगी। और इस मोमेंट पर नात्सुमी रियलाइज करता है कि वो भी अब अपनी पुरानी सेल्फ की तरह चीजों से भाग नहीं सकता। काफी टाइम बाद पहली बार उसे ऐसा लगता है कि उसे भी अपने रिग्रेट्स का सामना करना होगा और बिना पीछे देखे आगे बढ़ना होगा। दिन बीतने के साथ ही समर आखिरकार खत्म हो जाता है और सितंबर शुरू हो गया था। उससे पहले 28 अगस्त को युदा नात्सुमी को उसका प्रॉमिस्ड किया हुआ बर्थडे गिफ्ट देती है, जिससे वो सच में खुश हो जाता है। इसके अलावा हिकारी उसके लिए एक शॉर्ट स्टोरी लिखती है जिसमें वो अपनी वो फीलिंग्स डालती है जो वो कभी डायरेक्टली उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाई थी। उसके बाद सब लोग धीरे धीरे अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, जैसे कि समर सिर्फ एक छोटा सा उनका सपना था। थोड़ी देर बाद ही होंडा आकर के नात्सुमी को इनवाइट करती है कि वो उसके साथ एक बैंड बनाए और कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो दोनों मिलकर म्यूजिक के थ्रू दुनिया बदल देंगे। सीन हिकारी पे शिफ्ट होता है, जो अकेली बैठी अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रही होती है। सीधे तरीके से वो मानती है कि वो नात्सुमी से प्यार करती है। वो पहला इंसान था जिससे वो सच में प्यार में पड़ी। उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने, डेट्स पर जाने, स्पेशल मोमेंट्स शेयर करने और एक क्लोज रिलेशनशिप बनाने का सपना देखती है। लेकिन अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब वो अकेली लड़की नहीं है जो उसे पसंद करती है। युदा भी नात्सुमी को पसंद करती है। उसे अपने फ्रेंड की परवाह तो है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो अब उसे छोड़ने वाली नहीं है।
और अब वो अपनी फीलिंग्स भी नहीं छुपाएगी। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए वो डिसाइड करती है कि वो पहले युदा को अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी, क्योंकि उसे लगता है कि यही बेस्ट तरीका है ताकि नात्सुमी उसके साथ रहे। इस शॉर्ट फ्लैशबैक के बाद हम प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां नात्सुमी होंडा के साथ बात कर रहा होता है, जो एक एम्बिशियस आइडिया देती है, एक बैंड बनाना और म्यूजिक में क्रांति लेके आना। क्यूरियस बात यह है कि नात्सुमी का तुरंत रिएक्शन देखने के बजाय स्टोरी फ्लैशबैक में फिर से जाती है। वेकेशन के ठीक बाद नात्सुमी अपने काम पर होता है, जब वो डिसाइड करता है कि वो एक कोवर्कर से बात करे जिससे वो महीनों से देख रहा है लेकिन कभी प्रॉपर्ली बात नहीं की। उस लड़के का नाम सिनोरा है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे सीनो बुलाते हैं। फनी बात यह है कि वो फाइनली किसी का अटेंशन मिलने पर जेन्युइनली खुश लगता है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि सीनो भी उनके सेम स्कूल में ही पढ़ता है और सेम ग्रेड में भी है, पर वो हमेशा इनविजिबल सा लगता था, जैसे वो वहाँ होता हुआ भी एक्चुअली उस सिचुएशन का पार्ट नहीं हो। नात्सुमी सोचता है कि वो एक अच्छा लड़का है जो उसे उसकी अपनी पास्ट लाइफ को याद दिलाता है, जब वो भी बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करता था। थोड़ी देर बाद उसे युदा का मैसेज आता है, जिसमें वो पूछती है कि क्या वो काम के बाद फ्री होगा, क्योंकि उसके पास कोई और प्लान नहीं होता, तो वो उसे मिलने के लिए हाँ कर देता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो नोटिस करता है कि मियोरी और होंडा भी वहाँ है। तीनों लड़कियां मिल करके करियोकी जाने का डिसाइड करती हैं। होंडा का असली गोल होता है देखना कि नात्सुमी कितना अच्छा गाता है। वो देखना चाहती है कि क्या उसमें बैंड ज्वाइन करने लायक टैलेंट है या नहीं। जब उसकी बारी आती है तो वो गाना शुरू करता है, लेकिन हमें उसका परफॉर्मेंस नहीं दिखाया जाता। उसके बाद युदा होंडा से पूछती है तो उसे क्या लगता है। होंडा जवाब देती है कि उसे नात्सुमी पसंद है। ये सुनकर सब लोग कुछ सेकंड्स के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, जब तक वो क्लेरिफाई नहीं करती कि यानी उसे उसकी वॉइस पसंद है और वो उसके साथ बैंड बनाएगी। माहौल तुरंत हल्का हो जाता है, सब लोग रिलीफ्ड लगते हैं, खासकर युदा जो अंदर ही अंदर खुश होती है कि चलो नात्सुमी में इंटरेस्ट लेने वाली एक और राइवल नहीं आई। जब वो करियोकी प्लेस से निकल करके सबवे की तरफ जा रहे होते हैं, युदा नात्सुमी से बात करने का मौका लेती है। पूछती है कि क्या उसकी फीलिंग्स उसे अनकंफर्टेबल करती हैं। देखो, भले ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारी खुशी में इंटरफेयर करना नहीं चाहती और ना ही तुम्हारी लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हूँ। उसकी ये बात नात्सुमी को हिट करती है, क्योंकि ये दिखाता है कि वो कितनी समझदार है। बाद में स्कूल में नात्सुमी म्यूजिक सुन रहा होता है और चलते चलते म्यूजिक रूम तक पहुंच जाता है। वहाँ वो होंडा को अकेली लिरिक्स बजाते हुए देखता है। इम्प्रेस होकर के वो उसकी स्किल की तारीफ करता है और इंटरप्ट करने के लिए सॉरी भी बोलता है, क्योंकि अब वो बात शुरू कर चुका था। वो कुछ देर तक रुक करके उसे बात करने का फैसला करता है। पूछता है कि वो अक्सर अकेली क्यों बजाती है। होंडा बताती है कि वो अब अपनी पुरानी बैंड के साथ नहीं है, क्योंकि बाकी मेंबर्स ने म्यूजिक से मोटिवेशन खो दिया है, पर वो अभी भी म्यूजिक को सीरियसली लेती है तो अकेली रह गई है। नात्सुमी कहता है कि उसे उसका बजाने का तरीका पसंद आया। अपने अजीब अंदाज में होंडा पूछती है कि बजाने से उसका क्या मतलब था। नात्सुमी तुरंत क्लियरिफाई करता है कि अरे नहीं, मैं कोई लाइन नहीं मार रहा, मैं तो बस तुम्हारे म्यूजिक की बात कर रहा हूँ। और पूछता है कि उसने सीखा कहाँ से। होंडा बताती है कि उसके फादर पहले बैंड में ही थे और घर पर अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स रखते। इसी तरह से उसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो वो बहुत बार फेल हुई और कई बार छोड़ भी दिया, लेकिन उसे इतना पसंद था कि वो हमेशा वापस आ जाती थी। नात्सुमी उसे परफेक्टली समझ पाता है, क्योंकि वो भी ऐसे ही किसी एक्सपीरियंस से गुजरा है। फिर वो अपने गिटार उसे दे देती है, कहते हुए कि लो तुम भी ट्राई करके देखो। नात्सुमी एक पुराना गाना बजाता है जिस पे उसने हाथ साफ किया था, लेकिन होंडा तुरंत कुछ गलत कोड्स नोटिस करती है और उसे सही करती है। वो मानता है कि दरअसल काफी टाइम हो गया है जब उसने लास्ट टाइम प्ले किया था, इसीलिए। बातचीत के दौरान नात्सुमी एक रेयर चीज नोटिस करता है कि होंडा उसे देख मुस्कुराए जा रही है। ये पहली बार था जब वो उसे ऐसे देखता है। फिर वो बताती है कि उसे म्यूजिक बनाना पसंद है, क्योंकि ये उसके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका है। उसी वक्त रूम का दरवाजा खुलता है। एक लड़का आता है जिसका नाम इगुआनो डिकैप्रियो होता है। जब वो दोनों को साथ देखता है तो वो तुरंत एज्यूम कर लेता है कि वो एक रोमांटिक मोमेंट में डिस्टर्ब कर रहा है। बिना एक्सप्लेनेशन का वेट किए वो सीधा सॉरी बोल वहाँ से चला जाता है। नात्सुमी पूछता है कि क्या वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेगी। वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या समझ के जा रहा है। अब प्रेजेंट में होंडा फिर से प्रपोजल रखती है कि वो साथ एक बैंड बनाए। नात्सुमी पूछता है कि उसने उसे ही क्यों चूज किया। होंडा जवाब देती है कि उसे उसकी वॉइस पसंद है और उसे लगता है कि वो उसके गाने के लिए परफेक्ट होगा। शुरू में तो नात्सुमी मना करने की कोशिश करता है कि उसके ऑलरेडी स्कूल है, काम है, अभी तो कुछ लड़कियों के बीच के केओस से भी उसे डील करना पड़ रहा है। लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अपनी पास्ट लाइफ में तो वो हमेशा खुद ही बैंड में होने का सपना देखता था, लेकिन उसे कभी चांस नहीं मिला। अगर वो सच में अपनी डिजायर लाइफ जीना चाहता है तो उसे चांस लेना ही होगा, इसलिए वो एक्सेप्ट कर लेता है। अब एक नया चैलेंज आता है और मेंबर्स ढूंढना।
उसके पास होंडा एक लीड गिटारिस्ट के रूप में है और वो खुद एक वोकलिस्ट और रिदम गिटारिस्ट दोनों है। बस एक ड्रमर और एक बेसिस्ट चाहिए। होंडा तुरंत इग्वानो डिकैप्रियो को ड्रमर के लिए सजेस्ट करती है। प्रॉब्लम ये है कि वो पहले भी उसे कई बार मना कर चुका है, फिर भी वो दोबारा ट्राई करने का प्लान करती है, ये सोच करके कि शायद नात्सुमी की बैंड में आने से वो मान जाए। रही अब बेसिस ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो नात्सुमी पर आती है, लेकिन सबसे पहले उसे एक गिटार लेना होगा। दोनों एक म्यूजिक स्टोर पर जाते हैं और नात्सुमी एक गिटार खरीदता है जो बिल्कुल उस जैसी होती है जो उसके पास पास्ट लाइफ में थी। इसके साथ वो एक एम्पलीफायर, एक पेडल, केबल्स और एक टनर भी लेता है। अब उसके पास शुरू करने के लिए लगभग सब कुछ तैयार होता है। जब वो इतना सारा सामान लेकर घर पहुंचता है, उसकी बहन को ये सब काफी अजीब लगता है क्योंकि उसने इतना सारा सामान याद रखा लेकिन वो उसके लिए कोक लाना भूल गया। खैर, छोटी बहन को सीरियसली भी कौन लेता है। वो अपने रूम में चला जाता है और प्रैक्टिस शुरू करता है। जब वो बजाता है उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ के सबसे अकेले मोमेंट्स में म्यूजिक ने कितना अहम रोल निभाया था। रॉक म्यूजिक ही हमेशा उसके साथ थी जब उसके पास लगभग कोई भी नहीं होता था। लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स की प्रैक्टिस के बाद ही वो डिसाइड करता है कि आज के लिए इतना काफी है। उसी वक्त उसे हिकारी का कॉल आता है जो पूछती है कि वो क्या कर रहा है। नात्सुमी उसे बताता है कि वो गिटार सीख रहा है क्योंकि वो एक रॉक बैंड में ज्वाइन किया है। भले ही वो इसे कैजुअली बताता है लेकिन उसे पता है कि इसमें बहुत मेहनत लगेगी। हिकारी ये सुनकर सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि उसे ये आइडिया कहाँ से आया। नात्सुमी बताता है होंडा से, और जब वो पूछती है कि बैंड में उसका रोल क्या होने वाला है, नात्सुमी मानता है कि वैसे अभी तक तो एग्जैक्टली नहीं पता कि सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज होगा, पर वो होप करता है कि सब ठीक हो जाए। बातचीत आगे बढ़ती है और हिकारी उससे कहती है कि उसे उस पर भरोसा है कि वो कर लेगा। भले ही हम ज्यादा टाइम से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर इतना तो लगता है मुझे। नात्सुमी इस बात से थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उसके इस मेंटल सपोर्ट के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो उसकी बातें उठाता है कि उसकी नई नोवेल कहाँ तक पहुँची। हिकारी कहती है कि उसने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और उसे एक कॉन्टेस्ट में सबमिट भी कर दिया है। नात्सुमी एक्साइटेड होकर कहता है कि वो उसे पढ़ने का इंतजार करेगा। अगले दिन स्कूल में होंडा और नात्सुमी इग्वानो डिकैप्रियो के पास जाते हैं ताकि बैंड के बारे में बातें कर सके। इग्वानो को ये आइडिया पसंद नहीं आता कि होंडा वोकलिस्ट नहीं होगी, लेकिन वो इंसिस्ट करती है कि नात्सुमी भी बेटर गाता है और मेरे गाने जरूरी नहीं कि मैं खुद ही परफॉर्म करूं। बाद में तीनों एक रूम में जाते हैं जहां ड्रम सेट होता है। चाहे उन्हें साथ में प्ले करने का ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो और ये भी क्लियर नहीं होता कि वो कौन सा गाना बजा रहे हैं, फिर भी वो ट्राई करने का डिसाइड करते हैं। नात्सुमी अभी इंस्ट्रूमेंट पर पूरी कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन किसी तरह वो कुछ ऐसा लिरिक्स क्रिएट कर लेते हैं जो म्यूजिक जैसा लगता है। आखिर में सब एग्री करते हैं कि वो सच में एक अच्छा सिंगर है। प्रॉब्लम ड्रम्स में होती है क्योंकि उनकी टेक्निक अभी भी कमजोर है। फिर भी कोई इसे परमानेंट प्रॉब्लम नहीं मानता क्योंकि प्रैक्टिस और डेडिकेशन से वो काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ग्रुप में एक रियल बैंड बनने का पोटेंशियल क्लियरली दिख रहा है। ये सुनने के बाद इग्वानो थोड़ा दूर चला जाता है और विंडो के पास खड़ा हो जाता है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। कुछ देर सोचने के बाद वो बैंड ज्वाइन करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि वो सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगा, उसके बाद वो ग्रुप छोड़ देगा। इसका रीजन उसकी फैमिली है। उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं और चाहते हैं कि वो भी वही रास्ता चूज करे, इसलिए उसे लगता है कि उसे अपना सारा टाइम पढ़ाई में लगाना पड़ेगा क्योंकि वो एक साथ मेडिकल कैरियर और बैंड दोनों का हैंडल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक ही वो चीज है जो उसे सच में पसंद है। इसी वजह से वो हमेशा होंडा के इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने से बचता रहा। उसे उनके साथ गाना बनाना पसंद है और वो जानता है कि अगर वो ऑफिशियली बैंड ज्वाइन करेगा तो बाद में उसे छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ये काफी डीप बातें हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। फिर भी इग्वानो के लिए ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है। सॉल्यूशन ढूंढने के लिए होंडा एक कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट करती है कि बैंड सिर्फ स्कूल के कल्चरल फेस्टिवल तक ही साथ रहेगा। अगले 1.5 महीने तक सब लोग रिहर्सल में अपना बेस्ट देंगे। फेस्टिवल परफॉर्मेंस के बाद फिर बैंड ऑफिशियली टूट ही जाएगा। ये प्रपोजल सुनने के बाद भी इग्वानो कंफ्यूज्ड रहता है और पूछता है कि तो होंडा उसे ज्वाइन करने के लिए इतनी डिटरमाइंड क्यों है। आखिर वो टैलेंटेड है और किसी और भी ड्रमर को आसानी से ढूंढ सकती है। होंडा सीधा और ऑनेस्टली जवाब देती है कि उसे उसका बजाने का तरीका पसंद है और वो खासकर उसके और नात्सुमी के साथ ही म्यूजिक बनाना चाहती है। ये सुनने के बाद इग्वानो अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। सिर्फ फेस्टिवल तक ज्वाइन करने के बजाय वो बैंड का रियल मेंबर बनने का डिसाइड करता है। अब सब सेट हो जाता है, बस एक बेसिस्ट को ढूंढना बाकी है। लेकिन एक और प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनका गोल सिर्फ स्कूल फेस्टिवल में परफॉर्म करना है, इसलिए नया मेंबर भी सेम स्कूल का ही होना चाहिए। इससे उनके ऑप्शंस अब बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जब नात्सुमी सॉल्यूशन सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा जो इन सब कंडीशन को मैच करे,
तभी बिल्कुल उस मोमेंट पर सीनो वहाँ आ जाता है। उसका टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होता है। आते ही कंप्लेन करता है कि साला पैसे कमाने के लिए काम करना कितना थका देता है इंसान को, इसलिए तो मैं अपना करियर बेसिस्ट में बनाना चाहता हूँ ताकि पूरी लाइफ बिना थके काम कर सकूँ। क्लियरली दिखता है कि उसे बेस बजाना कितना पसंद है। उसके लिए म्यूजिक उसके लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है। नात्सुमी को एक ही बार में अपनी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही मिल जाता है। बिना टाइम वेस्ट किए वो होंडा को कांटेक्ट करता है और सीनो के साथ एक कैफे में मीटिंग अरेंज करता है। मीटिंग के दौरान वो बताते हैं कि एक बेसिस्ट ढूंढ रहे हैं वो जो सेम स्कूल में पढ़ता हो और किसी बैंड का पार्ट ना हो, और तुम इस चीज में बिल्कुल फिट बैठते हो। सीनो बताता है कि वो कभी किसी ग्रुप में प्ले नहीं कर पाया क्योंकि वो म्यूजिक क्लब में थोड़ा आउटकास्ट बन गया था। नात्सुमी कहता है कि उसने भी उसे वहाँ कुछ बार देखा था लेकिन वो उसे कभी प्रॉपर्ली जान ही नहीं पाया। सीनो मजाक में कहता है कि हाँ, वो हमेशा एक एनपीसी कैरेक्टर की तरह ही सीन में होता है जो किसी का ध्यान नहीं खींच सकता। सबको लगता है कि ये बेसिस्ट के रोल के लिए तो परफेक्ट है। बात आगे बढ़ाते हुए वो बताता है कि वो हमेशा से बहुत शर्मीला रहा है। म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना भी उसके लिए एक बड़ा चैलेंज था, इसलिए वो कभी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं बना पाया या लोगों को एक बैंड के लिए इकट्ठा भी नहीं कर पाया। ये समझकर नात्सुमी और होंडा उसे ऑफिशियली ऑफर करते हैं। वो चाहते हैं कि सीनो बैंड का बेसिस्ट बने और फेस्टिवल परफॉर्मेंस का हिस्सा भी। उसका पहला जवाब तो ना होता है कि वो इतना स्किल्ड नहीं है कि उनके साथ प्ले कर सके, और उसे लगता है कि वो हेल्प से ज्यादा तो प्रॉब्लम से क्रिएट करेगा। लेकिन दोनों उसकी बात इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कहते हैं कि खुद से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है और कम से कम खुद को एक चांस तो देना चाहिए। अगर वो ट्राई ही नहीं करेगा तो वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि वो क्या कर सकता है। उनकी परसिस्टेंस काम कर जाती है और लंबी बात के बाद सीनो फाइनली बैंड ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। अगले दिन सब मेंबर्स ग्रुप की पहली परफॉर्मेंस के लिए मिलते हैं। एंडिंग में सब लोग स्टेज पर साथ दिखते हैं। सॉन्ग्स और परफॉर्मेंस के बीच नात्सुमी क्लियरली दिखाता है कि वो सिंगिंग और स्टेज को कितना एंजॉय कर रहा है। पूरी एनर्जी के साथ वो हर मोमेंट का पूरा मजा लेता है। सीन फिर 31 अगस्त को शिफ्ट होता है। क्लासेस शुरू होने से एक दिन पहले युदा और हिकारी ने पूरा दिन साथ में बिताया था। शॉपिंग की, मूवी देखी, स्टारबक्स भी गए। बाहर से देखने वाले सोचते हैं कि ये दोनों करीब सहेलियां हैं, जबकि दोनों जानती थीं कि उनके बीच एक खामोशी भरा कंपटीशन चल रहा है। बाद में पार्क में बैठ करके हिकारी ने सीधा बात की। उसने माना कि वो नात्सुमी को पसंद करती है और माफी मांगी। जानती थी कि युदा के भी नात्सुमी के लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स फिर भी नहीं बदल सकती। युदा ये सब बहुत मैच्योरिटी से सुनती है। कहती है कि प्यार में कोई चूज थोड़ी करता है, वो तो बस हो जाता है। साथ ही क्लियर किया कि वो भी हारने वाली नहीं है और हिकारी से भी रिक्वेस्ट की कि वो उसकी परवाह करके अपनी फीलिंग्स भी ना दबाए। दोनों ने फिर एक ऑनेस्ट कंपटीशन करने का फैसला किया। नात्सुमी का दिल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे और उन दोनों की दोस्ती में भी कोई खाई नहीं आएगी, चाहे कोई भी जीते। इधर वो एनपीसी कैरेक्टर कहता है कि वो ज्यादा नेगेटिव भी नहीं दिखना चाहता। होंडा कहती है कि ये सोच ठीक नहीं, अपने लिमिट खुद मत बनाओ। यही सलाह वो इग्वेना को भी देती है और फिर प्रैक्टिस शुरू होती है। नात्सुमी पूछता है कि वो गलत कर रहा है क्या। होंडा कहती है कि कोशिश जारी रखो, मोटिवेशन मत खो। उसकी नजर में वो अभी इतने बेसिक लेवल पर हैं कि सीरियसली क्रिटिसाइज करने का भी फायदा नहीं। सीधा कहें तो बैंड का सबसे कमजोर मेंबर है जो सिर्फ शोर मचा रहा है। एक और गाना करने के बाद होंडा कहती है कि मेहनत अच्छी है। नात्सुमी समझता है कि वो बहुत नाइस हो रही है। होंडा समझाती है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, गाना और बजाना एक साथ करना होगा। जो उसने अभी शुरू किया है तो फौरन परफेक्ट होना भी जरूरी नहीं। नात्सुमी सजेस्ट करता है कि वो वोकलिस्ट बन जाए, जिस पर वो फौरन मना करती है। कहती है कि गाना उसे ही गाना है, वो ही स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है। ऐड करती है कि अगर सिंगिंग छोड़ दी तुमने तो गिटार तो और भी बेकार बजाओगे, क्या ये इम्प्रूवमेंट होगा। सोच के दोनों हंसने लगते हैं। प्रैक्टिस के बाद सब वेंडिंग मशीन पर ड्रिंक्स लेने जाते हैं। सीनो नात्सुमी को इनकरेज करता है और याद दिलाता है कि बैंड का नाम डिसाइड करना है। एनपीसी सजेस्ट करता है माई बैंड कैसा रहेगा। इतना बुरा आइडिया है कि सब उम्मीद करते हैं कि इससे अच्छा थूक ही रख लेते हैं। अच्छा नहीं लगेगा पर कम से कम जल्दी तो निकलेगा। तभी युदा आती है अपनी बास्केटबॉल प्रैक्टिस के लिए। बड़े सीनियर्स ग्रेजुएट होने वाले हैं और ये उसका मौका है स्टार्टिंग स्पॉट पकड़ने का। नात्सुमी कहता है कि पूरी जान लगाओ और वो फ्लिप फ्लॉप वाली बूढ़ी से आगे निकलो। बात पूरी भी नहीं होती है कि वो फ्लिप फ्लॉप वाली खुद ही आ जाती है। पूछती है कि क्या बोल रहे थे बे। नात्सुमी हैरान है कि यहाँ भी आ गई। मियोरी कहती है कि ऑप्शनल प्रैक्टिस स्किप कर रही थी, लेकिन अब ज्यादा एफर्ट लगाना चाहती हूँ। सारे इम्प्रूव कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ। घर जाते वक्त होंडा सीनो से पूछती है कि उसका फेवरेट बैंड कौन सा है। वो इतना अजीब जोक करता है कि सीरियसली लेना मुश्किल होता है। होंडा अपनी रेडिकल बता करके हाई फाइव देने की कोशिश करती है, पर सीनो को तो ये भी नहीं पता कि कैसे करते हैं।
मियोरी मदद करने आती है तो लड़का टमाटर जैसा लाल हो जाता है, लगता है जैसे पहली बार उसे किसी ने छुआ हो। पीछे युदा नात्सुमी से बैंड के बारे में पूछती है। वो कहता है कि बाकी 3 मेंबर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन वो खुद डेड वेट जैसा फील कर रहा है। युदा यकीन नहीं कर सकती क्योंकि उसने तो उसे गाते हुए भी सुना था और लगा नहीं था कि वो इतना बुरा होगा। नात्सुमी कहता है कि करियोकी में गाना अलग बात होती है, इंस्ट्रूमेंट के साथ गाना बहुत अलग बात है, मुश्किल से ही कोऑर्डिनेशन बनता है। क्यूरियस होकर के युदा पूछती है कि वो इतनी मेहनत क्यों कर रहा है भला। वो जानती है कि उसे म्यूजिक पसंद है, लेकिन लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी वजह है। नात्सुमी मानता है कि कई रीजंस हैं। उसे एक्टिविटी पसंद है, बैंड में रहना उसका बचपन का सपना था और वेट भी नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन कोई भी रीजन इतना खास नहीं लगता कि उस पर प्राउड कर सके। इसलिए वो आखिरकार मानता है कि वो किसी को इम्प्रेस करना चाहता है। कहता है कि ये शायद सबसे कॉमन मोटिवेशन है उन हाई स्कूल स्टूडेंट्स में जो बैंड शुरू करते हैं। युदा तभी कहती है कि ज्यादा मेहनत मत करो और थोड़ा अपना ख्याल रखो। नात्सुमी प्रॉमिस करता है कि हाँ वो रखेगा। एक चौराहे पर युदा कहती है कि अच्छा तो हम चलते हैं। जाते वक्त वो प्रॉमिस करती है कि परफॉर्मेंस के वक्त वो फ्रंट रो में होगी। किसी को भी ये अजीब लगता है, सब जानते हैं कि वो तो साइकिल पर आई थी ना, लेकिन नात्सुमी समझता है कि वो अभी साइकिल लेने ही जा रही है, बस कुछ देर साथ चलना चाहती थी। अगली सुबह रिहर्सल जारी रहती है, ग्रुप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। नात्सुमी फील करता है कि रिदम मिल रही है, डिक्लेयर करता है कि अगला गाना रेडी करने का वक्त आ गया है। वो भी उसने ही कंपोज किया था। तभी याद करता है कि ये एक बैंड है और सभी के सजेशंस का वेलकम होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट करना वो जरूरी नहीं। इग्वानो कहता है कि वो तो बस नात्सुमी के गाने पे बजाने आया था, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीनो कहता है कि मैं तो बेसिकली एनपीसी ही हूँ, तो क्या राय लोगे मुझसे। एक वैलिड कंसर्न खुद नात्सुमी उठाता है कि स्कूल फेस्टिवल में सिर्फ पॉपुलर गाने बजा करके ऑडियंस अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। तो होंडा कहती है कि वो अपनी फीलिंग्स वर्ड में नहीं ढाल सकती, उसके लिए म्यूजिक से आसान होता है। नात्सुमी को लिरिक्स लिखने को कहती है और ये गाना पास्ट और पछतावे के बारे में है, तो वो इस थीम को डेवलप कर सकता है। नात्सुमी अब घर जाकर के लिखने बैठता है, लेकिन उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तभी हिकारी का मैसेज आता है, पूछती है कि फ्री हो, उसकी नई जॉब लगी है, देखने आओगे। नात्सुमी हाँ कह देता है और कहता है कि और भी कुछ बात करनी है। हिकारी कपकेक्स खाने का सजेशन देती है। मिलते हैं तो नात्सुमी कमेंट करता है कि वो बहुत अच्छी लग रही है। हिकारी डिसअपॉइंटेड फेस बनाती है, क्लियरली कहती है कि ये सुनना चाहती थी कि तुम कहो अमेजिंग हो, लव यू, ऐसा कुछ। कैफे में नात्सुमी लिरिक्स में मदद मांगता है। चूँकि हिकारी नोवेल्स लिखती है तो उसे यूजफुल एडवाइस दे सकती है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार होती है, लेकिन कहती है कि ये काम करेगा या नहीं इसकी भी मैं गारंटी नहीं दे सकती। मटेरियल देखने के बाद हिकारी कहती है कि लिरिक्स थोड़े सुने सुने से लग रहे हैं, बहुत कुछ कह रहा है लेकिन इमोशन नहीं दिख रहा है। कहती है कि गाना पछतावे और दुख का है, लेकिन ये क्लियर नहीं कि क्या पछतावा और क्यों मैटर किया। सीधा कहती है कि उसे कंटेंट की परवाह ही नहीं हुई है। फिर कहती है कि लिरिक्स एक अंधेरी और उदास फीलिंग बनाते हैं, लेकिन ये तो नात्सुमी को बिल्कुल सूट नहीं करता। जो चीज उसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि वो हमेशा बदलने और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। कहती है कि उसके गाने वही मैसेज कन्वे करें जैसा वो खुद को भी रिप्रेजेंट करता है। साथ में प्रॉमिस करती है कि उसकी ग्रोथ को वो हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। नात्सुमी कितना बदल गया है इस बारे में जब वो इमोशनल कन्वर्सेशन शुरू करती है तो वो रोने ही लगता है। अगली सुबह बैंड को दूसरा गाना मोनोक्रोम प्रेजेंट करता है। सब एग्री करते हैं कि लगभग सब तैयार है। फिर बैंड का ऑफिशियल नाम डिसाइड होता है, MH लेफ्टओवर्स। रेफरेंस ये है कि लगभग सब मेंबर्स पुराने म्यूजिक क्लब से बचे खुचे हैं। 2 गाने हो गए हैं, तीसरा चाहिए। किसी के पास आइडियाज नहीं है तो नात्सुमी फिर से जिम्मेदारी लेता है, लेकिन बिल्कुल अब उलझा हुआ है। अपने अजीब फीलिंग्स के बारे में सोच रहा है, खासकर युदा के बारे में। कई दिन बाद भी डिसाइड नहीं कर पाया कि सच्ची में क्या फील करता है या क्या एक्सप्रेस करना चाहता है। डेडलाइन पास आ रही थी तो हिकारी स्कूल की रूफ टॉप पर उससे मिलती है कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। नात्सुमी मानता है कि लिरिक्स उसके डाउट्स और अनसर्टेनिटीज से भर गए हैं। इस कन्वर्सेशन को वो उसे इनकरेज करने के लिए यूज करती है। कहती है कि अपना तरीका मत छोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ और आगे बढ़ो। उसकी बातें नात्सुमी को इंस्पायर करती हैं। वो लिरिक्स रिवाइज करता है, कुछ चेंजेस करता है और आखिरकार सेटिस्फाइड होता है इससे। एक्साइटेड होकर के फौरन बाकी बैंड मेंबर्स को नया वर्जन दिखाने भागता है। इधर हिकारी बहुत खुश होती है ये सोच करके कि ये गाना शायद उसने उसे इंस्पायर होकर बनाया है। बाद में सब साथ में घर जाते हैं। रास्ते में होंडा कहती है कि काम के लिए जब कम वक्त होना तो फैसला लेना आसान हो जाता है। फिर वो अपने मिडिल स्कूल के वक्त को याद करती है जब वो एक बैंड में थी।
प्रॉब्लम ये थी कि बाकी मेंबर्स प्रैक्टिस सीरियसली नहीं लेते थे और इम्प्रूव करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। और जब उसने रिहर्सल बढ़ाने का सजेस्ट किया ताकि वो बेटर हो सके, लड़कियां अनॉयड हो गईं और इवेंचुअली उसे ही ग्रुप से निकाल दिया। उसके बाद हाई स्कूल में उसने म्यूजिक क्लब ज्वाइन की, लेकिन फिर से खुद को ऐसे लोगों के बीच पाया जो उसकी लेवल की डेडिकेशन के साथ कभी नहीं रहते। वो हमेशा ऐसी कंपेनियंस ढूंढने का सपना देखती रही जो उसके गोल समझें और म्यूजिक के लिए अपना पैशन शेयर करें। अभी भी उसे डर है कि सब इवेंचुअली स्लैक ऑफ करेंगे और उसे पीछे छोड़ जाएंगे। इसीलिए वो डायरेक्टली नात्सुमी से पूछती है कि क्या वो उसके साइड रहेगा और उसका सपना सच करने में हेल्प करेगा। भले ही इस सवाल में थोड़ा इमोशनल प्रेशर है, फिर भी नात्सुमी बिना किसी हेजिटेशन के हाँ में जवाब देता है। वो डिक्लेयर करता है कि साथ मिलके वो म्यूजिक के थ्रू दुनिया बदल देंगे और वो सच में यही मानता है। वैसे एक और वजह भी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गाना चाहता है और उसे और भी ज्यादा प्यार में गिराना चाहता है। जब फेस्टिवल फाइनली शुरू होता है, क्लास बहुत ही सिंपल और अनइम्प्रेसिव एक टी हाउस चलाती है, फिर भी सब स्मूथली चलता है। एक पॉइंट पर कोई नात्सुमी को क्लास की ऑफिशियल टी शर्ट देता है। ये उसे उतना इफेक्ट करता है जितना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसे कभी अपनी टी शर्ट मिली नहीं, क्योंकि किसी ने डबल एक्सल साइज ऑर्डर ही नहीं किया था, जिससे कि वो उन मेमोरीज को जी ही नहीं पाया और क्लास प्रोजेक्ट से भी एक्सक्लूड हुआ था। ये चीज उसके लिए एक बहुत ही अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस था, इसीलिए अब ये टी शर्ट मिलने से उसकी आंखें लगभग भर ही आती हैं। ब्रेक में वो रूफ टॉप पर जाता है और रिफ्लेक्ट करता है कि फाइनली एक ग्रुप का पार्ट होने में कितना मजा आता है। जल्दी ही सीनो वहां आता है और उसे थैंक्स करता है बैंड में इंक्लूड करने और स्टोरी का पार्ट बनने का मौका देने के लिए। उसके हिसाब से अगर उसे इनविटेशन नहीं मिलता ना, तो वो तो शायद हमेशा के लिए एक साधारण इंसान ही रहता। थोड़ी देर बाद वो क्लासरूम में वापस आते हैं, जहाँ रे नात्सुमी से और सप्लाईज खरीद के लाने को बोलता है। युदा उसके साथ जाने का डिसाइड करती है क्योंकि ये उसका फ्री टाइम है, पर वो तो इसकी जगह उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती थी। रास्ते में वो ऑटम के आने के बारे में बात करते हैं और गर्मियां खत्म होने के बारे में भी, कि वक्त किसी के लिए भी नहीं रुकता। नात्सुमी मेंशन करता है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट कहना है, लेकिन युदा रिप्लाई करती है कि उसके पास भी है कुछ कहने को और वो बस ऐसे ही किसी स्पेशल मोमेंट का वेट कर रही थी। सप्लाईज डिलीवर करने के बाद वो बाकी फेस्टिवल घूमते हैं, खाना खाते हैं और एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हुए बिताते हैं। दोपहर के अंत में जाने का वक्त आता है और युदा फाइनली हिम्मत जुटा के कन्फेस करती है कि वो इस दुनिया में किसी से भी और सबसे ज्यादा उसे पसंद करती है और पूछती है कि क्या वो उससे दोस्त से ज्यादा होना चाहेगा, लेकिन नात्सुमी जवाब देता है कि वो किसी और से प्यार करता है। युदा रिजेक्शन को उतने बेटर तरीके से हैंडल करती है जितना ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। वो एडमिट करती है कि शायद उसने उसकी काइंडनेस का फायदा उठाया है, उसे अपने करीब लाने की कोशिश में, और वो रोने लगती है जब रियलाइज करती है कि उसका उतना चांस भी नहीं था जितना उसने सोचा था। फिर भी वो रिवील करती है कि वो हमेशा हिकारी के लिए उसकी फीलिंग्स के बारे में जानती थी और ये भी जानती थी कि हिकारी भी उसे पसंद करती है। वो कन्फेस करती है कि उसने उन दोनों के बीच सिचुएशन में इंटरफेयर किया था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया है कि उसे सपोर्ट करेगी क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहती है, चाहे किसी और के साथ ही क्यों ना हो। नात्सुमी उसे बताता है कि वो अगले दिन के परफॉर्मेंस के बाद कन्फेस करने का प्लान कर रहा है और युदा प्रॉमिस करती है कि जो भी हो सके वो हेल्प करेगी। उसकी एक ही कंडीशन है कि बस हमारे बीच चीजें इतना और मुश्किल मत बनाना कि उसे भूलना और ज्यादा मुश्किल हो जाए। उसके बाद वो अकेले ही रोने के लिए चली जाती है। उसी वक्त तात्सुया अचानक से कहीं से तो आता है। खुश होने की जगह कि सिचुएशन उसकी अपनी फीलिंग्स के फेवर में है, वो गुस्सा हो जाता है क्योंकि युदा रिजेक्ट हुई है। नात्सुमी उसे याद कराता है कि कोई उसे पसंद करता है और बोलता है कि प्यार के बारे में सब कुछ समझ लेना इतना भी आसान नहीं। तात्सुया तो ऑलमोस्ट फाइट ही शुरू करने लगता है, लेकिन रियलाइज करता है कि इससे कुछ भी सॉल्व नहीं होगा और युदा के पीछे चला जाता है। फेस्टिवल के दूसरे दिन परफॉर्मेंस फाइनली शुरू होती है। बैक स्टेज वेट करते हुए नात्सुमी और इग्वानो अकेले बात कर रहे होते हैं। नात्सुमी पूछता है कि उसने ड्रम क्यों शुरू किया और इग्वानो कहता है कि ऑफ कोर्स लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, पर आजकल अब उसका फोकस कॉलेज पर है। उसे अपनी पहली वाली ड्रम टीचर याद आ जाती है, एक खूबसूरत और काइंड लड़की जो तब भी उसे अच्छी तरह ट्रीट किया करती थी जब कोई भी नहीं करता, जिससे वो इवेंचुअली उसके प्यार में गिर गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हटवे और किसी और को चूज कर लिया और अब खुशी से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। नात्सुमी कहता है कि ओह क्या सैड स्टोरी है, एक आंसू तक नहीं आए मेरे। दोनों को नहीं पता था कि होंडा उनकी पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी, क्योंकि ईयरफोन लगाना तो बस बहाना था, उसे तो दो लॉन्डो के बीच क्या बात हो रही है ये जानना था। फाइनली बैंड के स्टेज पर जाने का टाइम आ जाता है। शुरू करने से पहले ही होंडा सबको थैंक्स करती है यहाँ होने के लिए और उसके साथ प्ले करने के लिए। इग्वानो तुरंत रिप्लाई करता है कि वो उसकी वजह से नहीं कर रहा, बल्कि जेन्युइनली ये
करना चाहता है। सीनो भी कमेंट करता है कि वो अब कोई भी ऐसा मौका एक्सेप्ट कर लेगा जो उसे एक बेहतर इंसान बना सके, जबकि नात्सुमी तो एडमिट करता है कि उसकी पहली और आखिरी आरजू तो बस किसी के दिल में बसना है। सब एक साथ एडमिट करते हैं कि कोई भी इस ग्रुप में सिर्फ फन के लिए शामिल नहीं हुआ है, फिर भी सब एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की डिजायर शेयर करते हैं और ये पहले से काफी मायने रखता है। वो फिर सो लेफ्ट ओवर शुरू करते हैं और जल्दी ही नात्सुमी भीड़ में हिकारी को देख लेता है। जब गाना खत्म होता है वो आगे बढ़ के बैंड मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करने लगता है। पहले वो इग्वानो के बारे में बोलता है, उसकी स्किल्स हाईलाइट करता है कि वो ऑलमोस्ट एक सोलो परफॉर्मर के लेवल का है। इधर पीछे में एक लड़की उसे वेव करती है, वही उसकी मैम जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है। ये चीज दिखाता है कि अगर कोई आपको पसंद करता है तो वो आपको चूज ना भी करे पर वो आपको सीक्रेटली सपोर्ट जरूर करता रहेगा। खैर सीनो की बारी आती है और वो भी अपने सोलो परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस करता है, जबकि उसकी तो कोई क्रश भी नहीं है, शायद बेचारा अभी खुद से लड़ रहा है। आगे नात्सुमी होंडा को इंट्रोड्यूस करता है जो गिटार पर अपनी पूरी स्किल डेमोन्स्ट्रेट करती है। फिर फाइनली वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है लेकिन एडमिट करता है कि उसके पास बाकी मेंबर्स जैसा कोई म्यूजिकल टैलेंट नहीं है। फिर भी वो एक्सप्लेन करता है कि बैंड का नाम इस वजह से रखा गया क्योंकि वो म्यूजिक क्लब का एक इम्प्रोवाइज्ड प्रोजेक्ट था और वो प्रॉमिस करता है कि वो एक कभी ना भूलने वाला परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगे, जो चीज भीड़ को एक्साइटेड कर देती है। फिर वो मोनोक्रोम बजाना शुरू करते हैं। परफॉर्मेंस के दौरान नात्सुमी अपनी पिछली जिंदगी याद करता है जब वो एक ओवरवेट, इनसिक्योर और अनपॉपुलर लड़का हुआ करता था। वो सोचता है उन सब चीजों के बारे में जो उसने झेला है और कैसे उसने डिसाइड किया कि खुद को बदलेगा, एक अलग इंसान बनने के लिए जो ज्यादा कॉन्फिडेंट और केपेबल हो। थोड़ी ब्रेक के बाद पानी पीते हुए तीसरे और फाइनल सॉन्ग का वक्त आता है। शुरू करने से पहले ही नात्सुमी अनाउंस करता है कि ये गाना एक बहुत ही खास लड़की को डेडिकेटेड है जो अभी परफॉर्मेंस देख रही है। जैसे ही वो म्यूजिक पूरे वेन्यू में गूंजती है हम बाकी कैरेक्टर्स के मूवमेंट्स को फॉलो करते हैं। एक सीन में मियोरी और रे रूफटॉप पर बातें करते हैं, जबकि ये भी क्लियर नहीं कि फ्यूचर में वो सच में साथ आएंगे भी या नहीं। कहीं और युदा कोर्टयार्ड में रो रही होती है, विश करती है कि काश वो हिकारी होती ताकि उसे भी उसकी तरह डेडिकेटेड गाना मिलता। उसी वक्त तात्सुया आता है और उसके करीब बैठने की कोशिश करता है, उसका हौसला अफजाई करने के लिए और साथ ही कि अब इसके चेहरे से नकाब हटा है तो शायद कोई और भी उसका ख्याल रखता है ये समझ सके। इधर हिकारी गाने की हर लफ्ज डीप इमोशंस के साथ सुनती है। ये परफॉर्मेंस उसे इतना हिट करता है कि वो आंसुओं में टूट जाती है। जब फाइनली शो खत्म होता है सब रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं और एक्सीलेंट काम के लिए एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। होंडा खास करके खुश है क्योंकि उसने फाइनली ऐसे लोगों को ढूंढ लिया है जो उस पर विश्वास किए और ग्रुप नहीं छोड़ा। बाद में ज्यादातर क्लास रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट करने जाती है और गैदरिंग के दौरान नात्सुमी हिकारी के पास बैठा होता है और दोनों थोड़े नर्वस दिखते हैं। एक पॉइंट पर रे कहता है कि उसके पास कुछ गुड न्यूज है। फेस्टिवल के दौरान म्यूरी के साथ और टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों ने डेटिंग शुरू करने का फैसला किया है। वो नात्सुमी को थैंक्स करता है क्योंकि उसके लिए ये पॉसिबल बनाने में उसका एक रोल रहा है। नात्सुमी मॉडेस्ट एक्ट करते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी खास नहीं किया। बाद में नात्सुमी और हिकारी ग्रुप छोड़ के खुले आसमान के नीचे आते हैं। हिकारी उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है, कहती है कि वो स्टेज पर काफी अमेजिंग लग रहा था। नात्सुमी रिप्लाई करता है कि उसने उससे ये सुन लिया ना, उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। फिर वो एक रोमांटिक लाइन मारने का फैसला लेता है कि ये चांद आज रात और भी खूबसूरत लग रहा है क्योंकि वो उसके साथ है। हिकारी उसे तुरंत कहती है तो उसकी विश पूरी करे और नात्सुमी कहता है कि वो उसके खातिर हर चीज करना चाहता है। तुरंत बाद वो उससे बोलता है कि तुम भी टाइम वेस्ट करना बंद करो और जो सच में कहना चाहती हो बोल दो। इस पर वो कहती है कि मैं क्या बोलूं, मुझे तो बस तुम्हारी ये टेंशन पसंद आती है और क्योंकि वो एक लड़की है तो ये तो ऑब्वियस है। मौके का फायदा उठाते हुए नात्सुमी फाइनली हिम्मत जुटा के अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। बोलता है कि वो उसे इस दुनिया में किसी भी और से ज्यादा पसंद करता है और पूछता है कि क्या उसे डेट करने के लिए तैयार होगी। हिकारी भी तुरंत उसे हग कर लेती है और एडमिट करती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर वो उसे अपना नाम लेने को बोलती है। नात्सुमी उसे हिकारी बोलता है और वो रिप्लाई करती है कि हाँ वो हिकारी है जो अब उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों वो स्पेशल मोमेंट मूनलाइट के नीचे शेयर करते हैं। अब बाद में उस रात घर वापस आने के बाद नात्सुमी मियोरी को कॉल करता है जानने के लिए कि उसकी तरफ की चीजें कैसी हैं। वो बोलती है कि वो रे के साथ डेटिंग कर रही है और वो खुश है कि उसने उसकी लाइफ में अपना रोल अच्छे से निभाया, लेकिन ये कहने के बाद ही वो रोने लगती है। नात्सुमी समझ नहीं पाता और रीजन पूछता है, लेकिन मियोरी बोलती है कि अब ये जानने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि अब जब वो रे के साथ है और वो हिकारी के साथ तो उन दोनों को अब पहले जैसा एक दूसरे को सपोर्ट करते रहने की अब कोई वजह नहीं रह गई। और ऐसे ही ये स्टोरी खत्म होती है।
नात्सुमी फाइनली उस लड़की के साथ है जिसे वो प्यार करता था। कहानी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन कहते हैं ना कि हर कहानी अपने आप में एक अधूरी दास्तां बयां करती है। क्या पता नात्सुमी को कोई और उससे भी ज्यादा प्यार दे सकता था जिसे वो पसंद करता था। खैर, वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी मैं मिलते रहूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।